Okay, so we are starting with cancer genetics. So first of all, define cancer. What is cancer? What is cancer? Yes, students. We Abnormal growth of cells. okay. ओके और कुछ एक स्पेसिफिक वर्ड ढूंढ रहा हूँ मैं सो व्हाट इज कैंसर यस एनीबॉडी Immortal ओके tumor, इमॉर्टल हाँ वन ऑफ द प्रॉपर्टीज और इमॉर्टल तो हमारे स्टेम सेल्स भी है एनीथिंग mutation, म्यूटेशन ओके और म्यूटेशंस होते हैं और किसको बोलना है और पायल tumor, ट्यूमर ओके यस एनीमोर नारायण ऋतुजा श्रुति संध्या So uncontrolled uncontrolled division of cells, yes uncontrolled division of cell basically unregulated divisions of cell uncontrolled तो ये एक स्पेसिफिक वर्ड है अनकंट्रोल अनकंट्रोल कैसे होता है बिकॉज ऑफ म्यूटेशंस ठीक है म्यूटेशंस हो गए स्ट्रेस हो गया ठीक है सो so this is a personal question how many of you have मतलब कोई ना कोई फैमिली में मतलब एज एन एक्सटेंडेड फैमिली में भी या क्लोज फ्रेंड्स में इनको कैंसर हो चुका है ऐसा कोई है इधर यस हैव यू सीन समवन विद कैंसर हाँ सर, मेरे दादी को yes, हुआ है। sir. ओके yes sir, yes sir, मेरे नानी को भी हुआ था। okay so yeah so there are many reasons of cancer ठीक है there is no one particular reason कि कैंसर ऐसे होता है बट ज़्यादातर ये देखा गया कि कैंसर में कुछ देयर आर चेंज ऑब्वियसली सेल डिवाइड होता है बट देयर आर सम डिफेंस सिस्टम्स ऑल्सो मतलब डिफेंस एज इन अगर अनकंट्रोल हो रहा है तो कोई ना कोई जो सेल्स में कंट्रोलिंग के जीन्स भी अवेलेबल है ठीक है बट इफ दैट इज म्यूटेटेड तो फिर बहुत परेशानी होती है ठीक है एंड कैंसर के ट्रीटमेंट्स होते हैं देयर इज नो क्योर फॉर कैंसर ओके एज पर मॉडर्न साइंस ठीक है देयर इज नो क्योर फॉर कैंसर बट थिंग इज कि देयर आर सम रिपोर्ट्स दैट बिकॉज ऑफ लॉन्ग टर्म अगर आप हेल्दी रहते या यू एक्सरसाइज एंड यू मेंटेन बॉडी मतलब जो बॉडी में आप क्या बोलते हैं आपका बॉडी का एक पर्टिकुलर पीएच रहता है राइट एल्कलाइन पीएच रहता है एसिडिक पीएच कभी एसिडिक पीएच होना चालू हुआ तो इट में इनिशिएट कैंसर फॉर्मेशन ऑक्सीजन लेवल आपका बॉडी में कम है इट में इनिशिएट कैंसर फॉर्मेशन स्ट्रेस ज़्यादा है इट में इनिशिएट कैंसर फॉर्मेशन ठीक है क्योंकि जैसे कैंसर सेल्स अभी अगर आप देखोगे तो कैंसर सेल्स जब सबसे ज़्यादा आपके जब हम लोग इसमें इन विट्रो ग्रो करते हैं कैंसर सेल्स को वी प्रोवाइड 5% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सो आवाज़ सही आ रहा है सो वी प्रोवाइड 5% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो वो टेम्परेचर वो कंडीशंस मेंटेन करना पड़ता है 37 डिग्रीज 36 37 डिग्रीज सो वो 5% जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन जो मेंटेन करना पड़ता है ठीक है अगर हम लोग उधर ऑक्सीजन डालें तो कैंसर सेल्स ग्रो नहीं करते तो दैट मीन्स योर बॉडी शुड बी ऑक्सीजनेटेड ठीक है एंड उसमें मतलब जितना आप और ऑब्वियसली जब मैं ऑक्सीजनेटेड की बात कर रहा हूँ तो एरोबिक एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ योगा प्राणायाम तो मतलब प्राणायाम तो उसमें क्या होता है कि ये जो सब जो कार्बन डाइऑक्साइड है जिधर जिधर ऑब्वियसली योर बॉडी जितना ज़्यादा ऑक्सीजन रहेगा उतना अच्छा रहेगा एंड योर ब्लड का पीएच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट 7.4 होना चाहिए ठीक है परफेक्ट 7.2 हुआ तो एसिडोसिस होता है और 7.0 के नीचे गया तो हाईली एसिडोसिस होता है एसिडोसिस मतलब एसिडिक कंडीशंस एंड ये परफेक्ट कैंसर फॉर्मेशन के लिए एकदम सुटेबल क्या बोलते हैं
कंडीशंस हैं, ठीक है। तो एसिडिक कंडीशंस हो गया, लोअर या थोड़ा सा लोअर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन हो गया, तो ये काफ़ी अच्छा कैंसर के लिए कंडीशंस होते हैं, ठीक है। एडिशनली आपका इफ़ यू आर टेकिंग स्ट्रेस, ठीक है, कोई कोई लोग स्ट्रेस ईटिंग करते हैं एंड घर में पड़े रहते हैं एंड दे डोंट मूव, बॉडी मूवमेंट नहीं हो रहता, तो बेसिकली आपका क्या हो रहा है कि आपके बॉडी में सर्कुलेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। प्रॉब्लम एज इन सर्कुलेट हो रहा है बट इतना स्पीड में नहीं हो रहा, तो एंड सो बहुत सारी चीज़ें एंड कैंसर का वन ऑफ द मेन रीजन जो अभी लास्ट 200 ईयर्स में ज़्यादा दिख रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैंसर फॉर्मेशन इज द मटेरियल दैट वी कंज्यूम, वो मेन रीजन है, ठीक है। मटेरियल एज इन फूड वी कंज्यूम, ठीक है। अभी आप देखोगे तो आपके क्रॉप प्लांट्स, आपके अगर आप नॉन वेज है तो आपके नॉन वेज जो चिकन विकन आते हैं वो पूरा का पूरा एज इन इट इज़ लेस्ड विद पेस्टिसाइड हो गया एंड आपका इंसेक्टिसाइड्स हो गया, वो दैट इज़ वन ऑफ द म्यूटाजेंस। ये आप कोई समझ नहीं रहे, मतलब एज इन समझ रहे बट लोग नहीं हो रहे। पहले क्या था, ऑर्गेनिक फार्मिंग था, राइट। सो तो उसमें क्या होता, कैंसर मतलब फ्रीक्वेंसी वॉज लेस। अगर आप देखोगे मतलब मैं अभी कैंसर की बात कर रहा हूँ, आप देखोगे इंडिया में किसने सुना है कैंसर एक्सप्रेस ट्रेन चलती, किसने सुना? यस, किसने सुना है कैंसर एक्सप्रेस ट्रेन चलती, खाली ट्रेन? यस, सुना? किधर से किधर चलती है, किधर से किधर चलती है, वो भी इम्पोर्टेंट है। ये इनिशिएट होती है पंजाब से और जाती है ये राजस्थान में एंड राजस्थान में किधर एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, आई थिंक कोटा कैंसर हॉस्पिटल है, उधर जाता है। तो एंड ट्रेन भर के जाता है, मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि सीट खाली जाता है, ठीक है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ पंजाब से ज़्यादा, तो पंजाब इज़ बेसिकली आपको बोलते हैं ना बाउल ऑफ इंडिया, राइट। एंड पंजाब में जो फार्मर्स है उन्होंने क्या किया है, फार्मिंग के प्रोडक्शन इंक्रीज के लिए इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स, ये इनडिस्क्रिमिनेटली डाला, ठीक है। एंड इवन कुछ लोग बोलते हैं कि केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से भी हो, ठीक है। सो ये कॉम्बिनेशन है एंड ऑब्वियसली उन्होंने वो जो प्रोड्यूस करते हैं वो खुद भी खाते कंज्यूम करते हैं, राइट। तो ऐसा मतलब एज एन सर्वे से पता लगा है कि जो ईच एंड एवरी विलेज ऑफ पंजाब, ओके, and each and every family in every village of Punjab has one or two members, minimum one or two member which are cancer patients, ठीक है। सोचो इतना ज़्यादा है। एंड ऐसा बोला जाता है कि अभी जो फार्मर्स है दे आर लिविंग पंजाब, ठीक है, एंड दे आर सेटलिंग इन आपका ये हो गया ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, ठीक है, ओके। बिकॉज ज़मीन इतना ख़राब हो चुका है, इतना कंटामिनेटेड हो चुका है विद केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स कि वो अभी वो ना आपका मतलब एज एन पॉइजन आ रहा है आपके प्लेट में, बेसिकली वही मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। इवन आपका इफ बिफोर लॉकडाउन इफ यू हैव ट्रैवल्ड अक्रॉस रेलवे स्टेशन ऑफ मुंबई, उधर आपको दिखेगा कि जो रेलवे स्टेशन के आजू बाजू जो खेती टाइप होता है, राइट, किसने देखा है खेती होता है? स्पिनच हो गया, यस। तो तुमको लगता है बहुत अच्छा है, ग्रीन कलर का है, बट वो पानी कौन सा यूटिलाइज कर रहे हैं? गटर का पानी यूटिलाइज कर रहे हैं, राइट। उसमें वो जो पानी है उसमें उसमें क्या है, एसिडिक वाटर हो सकता है आपका, उसमें मेटल में बोल रहा हूँ, हेवी मेटल बोल रहा हूँ, हेवी मेटल ऑल्सो कॉजेस कैंसर, ठीक है। तो हेवी मेटल भी कंटामिनेट कर रहा है सॉइल को। अब ऑब्वियसली जो स्पिनच है, ये जो प्लांट्स होते हैं ये ज़्यादा अच्छे से मेटल को एब्जॉर्ब करते हैं एंड मेटल वो उनके पत्तियों में आता है एंड देन यू ईट
दैट बोलते हैं हाँ बहुत डिलीशियस है, अब पानी पता नहीं गटर का है किधर का है पता नहीं, ओके। एंड देन तो आपके क्या हो रहा है, बायो एक्यूमुलेशन हो रहा है एंड दैट लीड्स टू कैंसर फॉर्मेशन। बहुत सारे रीजंस है एंड ये सबसे मेन रीजन है कि जो आप खा रहे हो और जो सांस ले रहे हो, ठीक है। ऑब्वियसली यू कैन नॉट कंट्रोल योर ब्रेथ, राइट, है ना। आप क्या अंदर जा रहा है सांस में, क्या अंदर सांस के साथ क्या अंदर जा रहा है, ब्रीथिंग के दौरान क्या अंदर जा रहा है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बट यू कैन कंट्रोल योर फूड एंड योर वाटर, ठीक है। सो इफ यू नो अबाउट टेरी, TERI, सर्च मार लेना बाद में। सो टेरी में जो डेप्यूटी डायरेक्टर है, सो उनसे बात हुआ था। तो दे सेड कि महाराष्ट्र में एज एन देयर आर सम विलेजेस जिधर जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है तो उसके आजू बाजू में उधर से जो पानी फ्लो होता है इट इज़ ऑरेंजिश कलर वाटर, ठीक है, एंड हेवी 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 पॉल्यूटेंट है एंड ऑरेंजिश कलर वाटर, एंड वही वो खेती में यूज़ करते हैं। ऑब्वियसली तुम सोचो फिर वो खेती में यूज़ करके क्या होगा, खाने का क्या होगा। सो इट इज़ बेटर दैट इंडिया, अगर तुम लोग मतलब तुम्हारे फैमिली में भी अगर कोई फार्मिंग करता है दैट इज़ गुड, उनको बोलो कि शुड माइग्रेट टूवर्ड्स ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्यों, एक तो हेल्थ बेनिफिट है, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का। दूसरा क्या है, देर इज़ अ ह्यूज ह्यूज अभी काफ़ी लोगों को समझ आ रहा है, मतलब अभी ज़्यादातर वेस्टर्न में पहले देखते हैं, फिर बाद में इंडियन इंडियन जो फार्मिंग ट्रेडिशनल फार्मिंग था इट वाज बेसिकली ऑर्गेनिक बेस्ड। तो हम लोगों ने बेसिकली वेस्टर्न को कॉपी किया कि हम लोग जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं नहीं। अभी क्या हो रहा है वेस्टर्न में, क्या हो रहा है वेस्टर्न कंट्रीज में, दे आर गोइंग फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। दे वांट नॉट BT कॉटन, दे वांट नॉर्मल ऑर्गेनिकली ग्रोन कॉटन्स आल्सो, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक फूड का बहुत ज़्यादा क्रेज हो चुका है। सो होपफुली इंडिया कॉपीज दिस ऑल्सो एंड गो फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। So there is a state in India which has converted into organic, full on organic. They are not using any type of chemical insecticide pesticides. ठीक है, okay. So उधर बहुत ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत है। एंड तो मैंने खाली अभी बताया कि क्या 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 बोलते हैं एज इन कैंसर किसके वजह से हो सकता है। स्ट्रेस भी वन ऑफ द मेन रीज़न कैंसर का है, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो फिर क्या होता है जो जीन्स जो होते हैं अभी देर आर स्टडीज कि जिसमें बताया गया कि अगर आप स्ट्रेस लेते हो, ओवर स्ट्रेस करते हो अपने आप को, ठीक है, इट में हैव सम एपिजेनेटिक रैमिफिकेशंस जिसके वजह से आपके कैंसर सेल्स मतलब कैंसर जीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, ओके। सो वही हम लोग पढ़ना है, कैंसर जेनेटिक्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। सो इधर आ जाते हैं हम लोग, ओके। सो होपफुली यू नो व्हाट इज मैलिग्नेंसी इन कैंसर एंड व्हाट इज बेनाइन कैंसर। मैलिग्नेंट कैंसर क्या होता है, बेनाइन कैंसर क्या होता है, कोई बता सकता है? यस, व्हाट इज मैलिग्नेंसी? Sir, benign matlab one who does not spread, and malignant is spreads to other organs. ओके ओके, सो एग्जांपल दे सकते हो? अच्छा ठीक है चलेगा, करेक्ट बोला। बेनाइन कैंसर इज एज इन दैट दे आर बेसिकली लोकलाइज्ड, ठीक है, लोकलाइज मतलब एक ही जगह। और मैलिग्नेंसी में क्या होता है कि या मैलिग्नेंट ट्यूमर्स क्या होते हैं, दे स्प्रेड अक्रॉस द बॉडी, मतलब उधर एक बॉडी में मतलब एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो गए, फिर उसके बाद फिर वो वाया ब्लड स्ट्रीम it spreads to other parts of the body. It affects other lungs, other organelles, ठीक है। तो इंडिया में किस किस रीजंस के वजह से कैंसर हो सकता है, आप सोचो किस किस रीजन की वजह से कैंसर होता है। एंड वी आर इन महाराष्ट्र, सो अब बता सकते हो किस किस रीजन की वजह से कैंसर होता है? ज़्यादातर महाराष्ट्रियंस में किस में होता है? यस, सो ज़्यादातर जो मेल्स एंड फीमेल्स
they eat गुटखा. गुटखा is nothing but tobacco. ठीक है, हाँ tobacco, correct. So tobacco eating, chewing जो भी है, it leads to cancer formation. ठीक है. ऑल्सो अगर वो फिर उस टोबैको के साथ फिर दे हैव सिगरेट्स बीड़ी, ये भी एक टाइप का टोबैको हो गया. स्मोक करना, अच्छा एनी टाइप ऑफ स्मोक इज पोटेंशियल कार्सिनोजन. ठीक है, इफ यू आर हैविंग सिगरेट और इफ यू आर हैविंग सम काइंड ऑफ हुक्का ऑल्सो, इट इज हार्मफुल. ठीक है, बोलते हैं ना हुक्का हुक्का पानी का बना है, कुछ नहीं है, स्टीम ही है, ऐसा कुछ नहीं है. नो, इट इज इक्वली डेंजरस. ठीक है, उसमें एक दो केमिकल कम रहेंगे बट उतने इट इज ऑल्सो डेंजरस. अभी जैसे फॉर एग्जांपल सिगरेट, इट कंसिस्ट ऑफ 50 to 54 टाइप ऑफ केमिकल्स विच आर वेरी वेरी हार्मफुल, म्यूटाजेनिक्स होता है. ठीक है, ओके. नाउ ऑल्सो देखो अभी आपका हो गया है इसको क्या बोलते हैं, टोबैको हेड एंड नेक कैंसर कॉज करता है. आपका जो अल्कोहल है, सिगरेट हो गया, सिगरेट तो ऑब्वियसली माउथ का कैंसर. नाउ यस, हाँ यस, हुक्का फ्लेवर्ड ये कार्सिनोजन रहता है उसमें. और तुम्हारा इफ़ यू नो अबाउट ई सिगरेट्स सुना है कहीं? यस, ई सिगरेट सुना. यस सर, क्विट करने के लिए ये उसको यूज करते हैं ना. हाँ, सो ई सिगरेट इज ऑल्सो डेंजरस, इज मोर डेंजरस एक्चुअली. क्यों? उसमें फ्लेवर तो रहता है. नहीं, निकोटिन का नहीं है, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ फॉर्मल्डिहाइड रहता है. एंड फॉर्मेलिन आपने सुना रहे हो, आप फॉर्मेलिन स्प्रे करते हो, अपने लैब में स्प्रे किया है फॉर्मेलिन कभी? यस, यस सर, फॉर्मेलिन हाँ किए. डिकंटामिनेशन करते हैं ना. हाँ, तो उधर खड़े रह सकते हो आप आफ्टर नहीं स्प्रेइंग सर, फॉर्म. मतलब जैसे वीकली करते हैं, सैटरडे को किया तो फिर मंडे को आते हैं स्प्रे करने के बाद. हाँ, तो ऑब्वियसली तो बट कैन यू विथस्टैंड दैट फॉर्मेलिन का ये? नो, नेवर. तो बेसिकली जो फॉर्मेल्डिहाइड है दैट इज इट इज कार्सिनोजेनिक. ठीक है, और वो ई सिगरेट में रहता है, समझ रहे? Obviously you cannot have e-cigarettes also. It is equally or more potent cancer causing agent. Okay, so what is mutagen? So mutagen is nothing but जो कैंसर कॉज करता है. ठीक है, इट मे बी फिजिकल, इट मे बी केमिकल, इट मे बी बायोलॉजिकल एंड अदर फैक्टर्स भी है, जैसे स्ट्रेस हो गया. ठीक है, तो लोग बोलते हैं ना स्ट्रेस है, पढ़ाई का स्ट्रेस है. ये कुछ नहीं है. अगर आप लाइफ को एज अ होल देखोगे सो और देखोगे कि योर एजुकेशन इज नॉट योर स्ट्रेस. ठीक, सिंपल. एंड इफ यू कंपेयर विद अदर स्पेशलिटी ऑफ एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, इट इज नथिंग, जीरो. ठीक है, ओके. अगर स्ट्रेस आपको पता है होना चाहिए कि एक्चुअल स्ट्रेस कभी होता है, व्हेन आर्मी मैन गोस ऑन बॉर्डर एंड दे क्लैश विद योर एनिमीज. ठीक है, उधर स्ट्रेस होता है. ओके, वो एक और स्ट्रेस होता है जब भी आर्मी मैन की जो भी है डिफेंस फोर्सेस की बॉडीज घर पे आती है, तो हाउ विल दैट उनके फेलोज, हाउ विल दे एक्सप्लेन कि कैसे डेथ हुआ. दैट इज कॉल्ड एज रियल स्ट्रेस. एजुकेशन का स्ट्रेस इज नथिंग, जीरो, नथिंग इन कंपेयर टू दिस. ओके, ठीक है, ये याद रखना, हमेशा याद रखना. ठीक है, ये जो आप पढ़ रहे हो दिस इज नथिंग, नो, जीरो स्ट्रेस. ठीक है, पढ़ाई इज जीरो स्ट्रेस. ओके, चलो. सो फिजिकल, अच्छा फिजिकल म्यूटेजेंस में कौन से आ जाता है? फिजिकल म्यूटेजेंस, रेडिएशन, रेडिएशन, यूवी. हाँ, यूवी रेडिएशन हो गया एंड एक्स रेज, गामा रेज. ओके, आर वी एक्सपोज टू रेडिएशन?
सिंपल क्वेश्चन, आर वी एक्सपोज टू रेडिएशन? Yes, sir. Yes. कैसे Yes, sir. कैसे? Smartphone. हाँ, Smartphone. ओके, और कोई सोर्स है? बाय सन, ओके। वो लाइट, लाइट इज आल्सो टाइप ऑफ रेडिएशन, बट वो कैंसर कॉज नहीं करता, ठीक है। ओके, और अच्छा, अगर आप मैं एक एनिमेशन दिखा सकता हूँ, बट थिंग इज कि वी आर एक्सपोज टू रेडिएशन एवरी सेकेंड ऑफ आवर लाइफ, ठीक है, ठीक है। सो थिंग इज कि जब हम लोग इन्वायरमेंट में है, तो इन्वायरमेंट में डू यू नो कि जो तुम्हारा घर है, इज इट मेड फ्रॉम अ स्टोन? स्टोन में ऑब्वियसली रेडियो एक्टिव मटेरियल भी हो सकता है, एंड नो वन डिटेक्ट्स इट, ओके। सो आपका घर भी रेडियो एक्टिव मटेरियल से बना सकता है। वी आर एक्सपोज टू एन नंबर ऑफ म्यूटेशंस, लाइक फॉर एग्जांपल कॉस्मिक रेज आता है, इट इज़ नॉट फिल्टर्ड, राइट। न्यूट्रिनोज रहते हैं, बहुत सारी चीज़ रहती हैं जो कि स्पेस से आती है, एंड एवरी सेकेंड एवरी सेल is फायर फाइटिंग म्यूटेशंस, ओके। तो हमारे में ट्रिलियन सेल्स है, तो उतने सारे सेल्स हमारे वर्क कर रहे हैं एंड प्रिवेंटिंग म्यूटेशंस, बिकॉज वी हैव समथिंग कॉल्ड एज रिपेयर सिस्टम्स, डीएनए रिपेयर सिस्टम्स। होपफुली आपने टीवाई में पढ़ा है, राइट, ठीक है, ओके। नाउ सेकंड इज केमिकल म्यूटेशंस। कौन से हो सकते हैं, एग्जांपल दे सकते हो? यस, examples of chemical mutagens, examples of chemical mutagens. हेलो, सो गया? आवाज आ रहा है मेरा? Yes. ओके, सो एग्जांपल्स ऑफ केमिकल म्यूटेजेंस, जैसे मैंने बताया, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, दीज आर केमिकल्स, ओके। नाउ अदर लाइक बेंजीन हो गया, एंड फिनॉल हो गया, तो ये पोटेंशियल म्यूटेजेंस है, ठीक है। ऑब्वियसली आपने सुना रहेगा इसके बारे में, एम्स टेस्ट के बारे में। यस, सुना है। Yes. So, हाँ, किसने किसने किया एम्स टेस्ट? एम्स, बंदे का नाम एम्स ही था ना, ठीक है। सो बेसिकली ही सेड कि जो भी केमिकल प्रेजेंट है लैब में, दीज ऑल आर पोटेंशियल म्यूटेशंस, ठीक है। तो उसने वैसा एज एन क्या बोलते हैं, मेथड डिवाइस किया, जिसकी वजह से ही कैन चेक कि इफ अ पर्टिकुलर केमिकल इज म्यूटेशन और नॉट, ठीक है। तो उसने उस हिसाब से सोचा कि एवरी केमिकल इन लैब इज पोटेंशियल म्यूटेशन, वैसा सोचता था वो, ठीक है। एंड उसके लिए ऑब्वियसली फिर वो ईच एंड एवरी केमिकल शुड बी हैंडल्ड एज अ पोटेंशियल म्यूटेशन, ठीक है। आपको अननोन केमिकल है, ठीक है, आपको पता नहीं है, ओके, तो आप कैसे डिटरमाइन करोगे कि वो पोटेंशियल पैथोजन है कि नहीं? कैसे पता लगेगा? यस, कैसे पता लगोगे? ओके, सो देर इज समथिंग कॉल्ड एज MSDS, ओके। MSDS पेपर रहता है जो कि आपके क्या बोलते हैं, केमिकल्स के साथ अटैच रहता है, एज एन ऑनलाइन सर्च मार के देख सकते हैं व्हाट इज MSDS, ठीक है, ओके। सो ऐसा, ओके। सो MSDS से पता चल जाएगा कि आपके एक मिनट, सो इससे पता चल जाता है कि MSDS से कि बेसिकली वो अपडेट होता रहता है, एंड MSDS कंसिस्ट ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट अ केमिकल, ठीक है। उसमें पता चल, उसमें लिखा भी रहता है इफ इट इज अ पोटेंशियल म्यूटेजेनिक और नॉट, ठीक है, ठीक है।
ओके, सो इसके लिए मुझे पढ़ाने के लिए ओके, अच्छा, मुझे बताओ, फर्स्ट कैंसर सेल्स जो हम लोगों ने एज अ सेल लाइन यूज किए, कौन सा है वो? यस, हेला सेल्स। हेला। तो उसके बारे में आपको पता है कुछ? हाँ, क्या पता है? एक लेडी थी, उसका नाम ही हिला था और उसको सर्वाइकल सर्वाइकल कैंसर हुआ था। करेक्ट, करेक्ट, एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो उसके ऊपर आपको चाहिए तो मैं एक वीडियो दिखा सकता हूँ, एंड इट इज़ गुड। ठीक है, ओके, एंड एक कैंसर सेल के बारे में बता सकता हूँ। ओके, होपफुली आप लोगों ने टेड वीडियोस के बारे में सुना रहेगा। व्हाट इज टेड वीडियोस? नॉट शाहरुख खान वर्जन वाला। ओके, इट इज़ इंटरनेशनल वर्जन। ओके, सो मैं पहले जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो मैं इधर आ जाता हूँ। पहले कैंसर, सॉरी, सेल डैमेज होता है, कैसे डैमेज होता है वो देख लेते हैं पहले, एंड रिपेयर सिस्टम्स के बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है, होपफुली दिख रहा है आपको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Created video. The DNA in just one of your cells gets damaged tens of thousands of times per day. Multiply ठीक है, कितना बोला? 1 लाख times basically. that by your body's 100 trillion or so cells, and you've got a quintillion DNA errors every day. And because DNA provides the blueprint for the proteins your cells need to function, damage causes serious problems, such as cancer. The errors come in different forms. Sometimes nucleotides, DNA's building blocks, get damaged. Other times nucleotides get matched up incorrectly, causing mutations. And nicks in one or both strands can interfere with DNA replication, or even cause sections of DNA to get mixed up. Fortunately, your cells have ways of fixing most of these problems, most of the time. These repair pathways all rely on specialized enzymes. Different ones respond to different types of damage. One common error is base mismatches. Each nucleotide contains a base, and during DNA replication, the enzyme DNA polymerase is supposed to bring in the right partner to pair with every base on each template strand, adenine with thymine and guanine with cytosine. But about once every 100,000 additions, it makes a mistake. The enzyme catches most of these right away and cuts off a few nucleotides and replaces them with the correct ones. And just in case it missed a few, a second set of proteins comes behind it to check. If they find a mismatch, they cut out the incorrect nucleotide and replace it. This is called mismatch repair. Together, these two systems reduce the number of base mismatch errors to about 1 in 1 billion. But DNA can get damaged after replication too. Lots of different molecules can cause chemical changes to nucleotides. Some of these come from environmental exposure, like certain compounds in tobacco smoke. But others are molecules that are found in cells naturally, like hydrogen peroxide. Certain chemical changes are so common that they have specific enzymes assigned to reverse the damage. But the cell also has more general repair pathways. If just one base is damaged, it can usually be fixed by a process called base excision repair. One enzyme snips out the damaged base, and other enzymes come in to trim around the site and replace the nucleotides. UV light can cause damage that's a little harder to fix. Sometimes it causes two adjacent nucleotides to stick together, distorting the DNA's double helix shape. Damage like this requires a more complex process called nucleotide excision repair. A team of proteins removes a long strand of 24 or so nucleotides and replaces them with fresh ones. Very high-frequency radiation, like gamma rays and X-rays, cause a different kind of damage. They can actually sever one or both strands of the DNA backbone. Double-strand breaks are the most dangerous. Even one can cause cell death. The two most common pathways for repairing double-strand breaks are called homologous recombination and
non-homologous end joining. Homologous recombination uses an undamaged section of similar DNA as a template. Enzymes interlace the damaged and undamaged strands, get them to exchange sequences of nucleotides, and finally fill in the missing gaps to end up with two complete double-stranded segments. Non-homologous end joining, on the other hand, doesn't rely on a template. Instead, a series of proteins trims off a few nucleotides and then fuses the broken ends back together. This process isn't as accurate. It can cause genes to get mixed up or moved around, but it's useful when sister DNA isn't available. Of course, changes to DNA aren't always bad. Beneficial mutations can allow a species to evolve, but most of the time, we want DNA to stay the same. Defects in DNA repair are associated with premature aging and many kinds of cancer. So if you're looking for a fountain of youth, it's already operating in your cells, billions and billions of times a day. Okay, so it was a recap of TY. Hopefully आपको याद आया रहेगा बहुत सारे repair systems. Yes. Okay, Yes, now sir. yeah. So इधर आते हैं. Immortal cells of Henrietta Lacks. ये भी एक बार देखो. Imagine something small enough to float on a particle of dust that holds the keys to understanding cancer, virology, and genetics. Luckily for us, such a thing exists in the form of trillions upon trillions of human lab-grown cells called HeLa. Let's take a step back for a second. Scientists grow human cells in the lab to study how they function, understand how diseases develop, and test new treatments without endangering patients. To make sure that they can repeat these experiments over and over and compare the results with other scientists, they need huge populations of identical cells that can duplicate themselves faithfully for years. But until 1951, all human cell lines that researchers tried to grow had died after a few days. Then a Johns Hopkins scientist named George Guy received a sample of a strange-looking tumor. Dark purple, shiny, jelly-like. This sample was special. Some of its cells just kept dividing and dividing and dividing. When individual cells died, generations of copies took their place and thrived. The result was an endless source of identical cells that's still around today, the very first immortal human cell line. Guy labeled it HeLa after the patient with the unusual tumor, Henrietta Lacks. Born on a tobacco farm in Virginia, she lived in Baltimore with her husband and 5 children. She died of aggressive cervical cancer a few months after her tumor's cells were harvested, and she never knew about them. So what's so special about the cells from Henrietta Lacks that lets them survive when other cell lines die? The short answer is, we don't entirely know. Normal human cells have built-in control mechanisms. They can divide about 50 times before they self-destruct in a process called apoptosis. This prevents the propagation of genetic errors that creep in after repeated rounds of division. But cancer cells ignore these signals, dividing indefinitely and crowding out normal cells. Still, most cell lines eventually die off, especially outside the human body. Not HeLa though, and that's the part we can't yet explain. Regardless, when Dr. Guy realized he had the first immortal line of human cells, he sent samples to labs all over the world. Soon the world's first cell production facility was churning out 6 trillion HeLa cells a week. And scientists put them to work, in an ethically problematic way, building careers and fortunes off of Henrietta's cells without her or her family's consent, or even knowledge until decades later. The polio epidemic was at its peak in the early 50s. HeLa cells, which easily took up and replicated the virus, allowed Jonas Salk to test his vaccine. They've been used to study diseases including measles, mumps, HIV, and Ebola. We know that human cells have 46 chromosomes because a scientist working with HeLa discovered a chemical that makes chromosomes visible. HeLa cells themselves actually have around 80 highly mutated chromosomes. HeLa cells were the first to be cloned.
They've traveled to outer space. Telomerase, an enzyme that helps cancer cells evade destruction by repairing their DNA, was discovered first in HeLa cells. In an interesting turn of fate, thanks to HeLa, we know that cervical cancer can be caused by a virus called HPV, and now there's a vaccine. HeLa-fueled discoveries have filled thousands of scientific papers, and that number is probably even higher than anyone knows. HeLa cells are so resilient that they can travel on almost any surface. A lab worker's hand, a piece of dust, invading cultures of other cells and taking over like weeds. Countless cures, patents, and discoveries, all made thanks to Henrietta Lacks. Okay, so hopefully आप लोगों को interesting लगा रहेगा. Yes. Okay, so you can find that videos in TED8. If you अगर आप join करते हैं and if you see these videos, these are basically animated and it is also inspiring at the same time. Okay, so चलो आगे चलते हैं. Okay. सो म्यूटेजेंस के बारे में हम लोग ने देखा एंड फिर क्रिटिकल जीन्स जो है म्यूटेटेड रहता है. सो व्हाट आर क्रिटिकल जीन्स? यस, जस्ट अ सेकंड. व्हाट आर क्रिटिकल जीन्स? क्रिटिकल जीन्स कौन से हो गए? सो फॉर एग्जांपल इफ यू हैव हर्ड अबाउट यूक्रोमैटिन एंड हेटेरोक्रोमैटिन, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? Yes, euchromatin, heterochromatin. क्या difference है? These are basically actively dividing, right? Actively functional. ये functional genes. ठीक है? Functional है. Functional है. And these are non-functional in nature. ठीक है? ये express भी नहीं होता है. ठीक है? Okay. So अगर mutations इधर होता है तो obviously there is no effect. बट अगर म्यूटेशन इधर होते हैं तो इधर इफेक्ट आता है. फुली सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? यस. नाउ देयर आर अदर रीजन्स ऑफ डीएनए, जैसे इंट्रॉन्स हो गए. अगर इंट्रॉन्स में म्यूटेशंस होते हैं तो इट में नॉट लीड टू कैंसर फॉर्मेशन. ठीक है? ओके, ठीक है. जनरल बता रहा हूँ, एकदम स्पेसिफिकली नहीं बता रहा हूँ. देयर आर अदर थिंग्स ऑल्सो. यस, ठीक है. होपफुली सुनाई दे रहा आवाज? यस, Yes, sir. everyone with me? Okay. Now next thing is tumor. What is tumor? What is tumor? सेल हो गया ना, अनडिवाइडेड, सॉरी अनडिवाइडेड बोल रहा, अनरेगुलेटेड ग्रोथ मास ऑफ सेल. ठीक है. अच्छा, देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ कैंसर. ओके, आपके स्किन ये क्या बोलते हैं, एपिडर्मल सेंसर, सॉरी स्किन कैंसर्स हो सकते हैं, उसको HCC बोला जाता है. ओके, फिर बहुत सारे कैंसर सेल्स होते हैं. आपके ब्लड कैंसर होता है, फिर WBC का कैंसर होता है. ठीक है. फिर नेक्स्ट आपके स्किन का कैंसर होता है, फिर ऑर्गन्स में भी कैंसर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें. ओके, आगे जाएंगे हम लोग. फिर ट्रीटमेंट क्या? ऑब्वियसली ट्रीटमेंट क्या होता है? कैंसर सेल अगर कैंसर डिटेक्ट हुआ तो क्या ट्रीटमेंट हो सकता है? यस, कीमोथेरेपी. कीमोथेरेपी. तो कीमोथेरेपी में होता क्या? यस, क्या सेल क्या? What is chemotherapy? It is basically chemical. You are giving chemicals. ठीक है? आप एज ए मेडिसिन, जैसे आप मेडिसिन खाते हो वो केमिकल से बना है, वैसे कैंसर को स्प्रेड को रोकने के लिए केमिकल्स दिए जाते हैं एज इन फॉर्म ऑफ टैबलेट्स ओनली. ठीक है. और इसको कीमोथेरेपी बोला जाता है. ठीक है. फिर आगे और चीज़ें भी है, रेडिएशंस हो गए थे. ठीक है. एंड रेडिएशंस आर वेरी वेरी पेनफुल. कीमोथेरेपी इज ऑल्सो उसमें. तो ये क्या होता है, आपके पूरा जो कीमोथेरेपी में आपको
सॉरी कीमोथेरेपी बोल रहा हूँ, आपका रेडिएशंस में आपके जो सेल्स है उसको मारा जाता है, ठीक है, एंड कैंसर सेल्स को मारे जाता है, एंड उसमें क्या होता है आपके नॉर्मल सेल्स भी मारे जाता है, ठीक है, एंड obviously there are other things also. Okay, there is only treatment, no cure, and obviously there is relapse. What is relapse? Yes, what is relapse? कोई बता सकता है relapse of cancer? कोई बता सकता है what is relapse of cancer? तो रिलैप्स क्या होता है? रिलैप्स ये होता है कि आपका कैंसर आप ट्रीटमेंट कर दिया, बट थिंग इज कि आफ्टर 3 to 4 years वो वापस होगा, ओके, तो 3 to 4 years के बाद वो कैंसर वापस आ जाता है, एंड इट इज इवन वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, आप कीमोथेरेपी दो, रेडिएशन दो, इट विल नॉट डाई, सिंपल, तो फिर उसमें डेथ होता है, ठीक है, ओके, सो ये बताने के लिए मैं एक और टेड वीडियो में आ जाता हूँ, एंड ठीक है, इसमें कैंसर को क्योर नहीं कर सकते बट ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है, होपफुली दिखाई दे रहा है आपको, सबको दिखाई दे रहा Yes, sir. है? यस सर। Why is it so difficult to cure cancer? We've harnessed electricity, sequenced the human genome, and eradicated smallpox. But after billions of dollars in research, we haven't found a solution for a disease that affects more than 14 million people and their families at any given time. Cancer arises as normal cells accumulate mutations. Most of the time, cells can detect mutations or DNA damage and either fix them or self-destruct. However, some mutations allow cancerous cells to grow unchecked and invade nearby tissues or even metastasize to distant organs. Cancers become almost incurable once they metastasize. And cancer is incredibly complex. It's not just one disease. There are more than 100 different types, and we don't have a magic bullet that can cure all of them. For most cancers, treatments usually include a combination of surgery to remove tumors and radiation and chemotherapy to kill any cancerous cells left behind. Hormone therapies, immunotherapy, and targeted treatments tailored for a specific type of cancer are sometimes used too. In many cases, these treatments are effective and the patient becomes cancer-free. But they're very far from 100% effective 100% of the time. So what would we have to do to find cures for all the different forms of cancer? We're beginning to understand a few of the problems scientists would have to solve. First of all, we need new, better ways of studying cancer. Most cancer treatments are developed using cell lines grown in labs from cultures of human tumors. These cultured cells have given us critical insights about cancer genetics and biology, but they lack much of the complexity of a tumor in an actual living organism. It's frequently the case that new drugs which work on these lab-grown cells will fail in clinical trials with real patients. One of the complexities of aggressive tumors is that they can have multiple populations of slightly different cancerous cells. Over time, distinct genetic mutations accumulate in cells in different parts of the tumor, giving rise to unique subclones. For example, aggressive brain tumors called glioblastomas can have as many as 6 different subclones in a single patient. This is called clonal heterogeneity, and it makes treatment difficult because a drug that works on one subclone may have no effect on another. Here's another challenge. A tumor is a dynamic, interconnected ecosystem where cancer cells constantly communicate with each other and with healthy cells nearby. They can induce normal cells to form blood vessels that feed the tumor and remove waste products. They can also interact with the immune system to actually suppress its function, keeping it from recognizing or destroying the cancer.
If we could learn how to shut down these lines of communication, we'd have a better shot at vanquishing a tumor permanently. Additionally, mounting evidence suggests we'll need to figure out how to eradicate cancer stem cells. These are rare but seem to have special properties that make them resistant to chemotherapy and radiation. In theory, even if the rest of the tumor shrinks beyond detection during treatment, a single residual cancer stem cell could seed the growth of a new tumor. Figuring out how to target these stubborn cells might help prevent cancers from coming back. Even if we solved those problems, we might face new ones. Cancer cells are masters of adaptation, adjusting their molecular and cellular characteristics to survive under stress. When they're bombarded by radiation or chemotherapy, some cancer cells can effectively switch on protective shields against whatever's attacking them by changing their gene expression. Malignant cancers are complex systems that constantly evolve and adapt. To defeat them, we need to find experimental systems that match their complexity, and monitoring and treatment options that can adjust as the cancer changes. But the good news is, we're making progress. Even with all we don't know, the average mortality rate for most kinds of cancer has dropped significantly since the 1970s and is still falling. We're learning more every day, and each new piece of information gives us one more tool to add to our arsenal. History repeats, but science reverberates. That's a quote from the Pulitzer Prize-winning book, The Emperor of All Maladies, a biography of cancer. We highly recommend you read or listen to this extraordinary book. If you visit audible.com/TEDEd, you can download an audio version of this book for free. TEDEd is a nonprofit, and using either of these methods to select your next great book helps us continue. ओके सो काफ़ी सारे हम लोग ने ट्रीटमेंट देखे, राइट? कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, फिर सर्जिकल रिमूवल, ठीक है? एंड वी हैव लर्नड अबाउट समथिंग कॉल्ड एज क्लोनल सेल्स एंड ऑल्सो कैंसर स्टेम सेल्स, जो कि आई डोंट थिंक कि यूनिवर्सिटी में या मुंबई में या इंडिया में even 10% of teachers know about cancer stem cells. Okay, so इनके पास जो प्रॉपर्टी रहती है, it is much more much 10 times 20 times dangerous, मतलब वो उतना ज़्यादा harmful रहता है, and as in it resists mutation, it resists chemotherapy, it resists radiations, even 20-30 times the normal radiation. मतलब आप normal सेल को अगर एक डोज से मार 20 डोज तक रेजिस्ट कर पाएगा, 20-30 डोज से, इतने ज़्यादा रेजिस्टेंस। एंड ऑब्वियसली हायर रेडिएशंस डालोगे तो ऑब्वियसली नॉर्मल सेल्स भी मरना चालू होंगे, तो ऑर्गन ही आपको पूरा निकालना पड़ेगा उस हिसाब से। ओके और हम लोगों ने देखे 100+ कैंसर टाइप्स है, ठीक है? अच्छा, कैंसर केसेस किस में ज़्यादा होते हैं, मेल्स या फीमेल्स में? इट डिपेंड्स ऑन कैंसर, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर है, सो वो फीमेल्स में ज़्यादा दिखता है। आप बोलोगे फीमेल्स में ज़्यादा दिखता है, मतलब मेल्स में भी दिखता है? यस, मेल्स में भी होता है, ठीक है? बट इट इज़ लाइक अप्रॉक्सीमेटली 5%, 10% केसेस बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट है सर्वाइकल कैंसर हो गया, वो भी मेल्स में भी दिखता है, फीमेल्स में ज़्यादा रहता है, ठीक है? ओके, कोई ऐसा रहता है कैंसर्स रहता है जो मेल्स में भी ज़्यादा दिखते हैं इन कंपैरिजन टू फीमेल्स, वो भी। तो इसलिए हम जो एज एन माइक्रोबायोलॉजिस्ट और जो भी है सेल बायोलॉजिस्ट, सो वी हैव टू स्टडी जेनेटिक्स ऑफ कैंसर, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इतने सारे रीजंस है, ठीक है, स्टडी करने के लिए। ओके, नाउ कैंसर सेल रिक्वायर्ड, ऑब्वियसली कैंसर सेल्स हम लोग को रिक्वायर, अगर हम लोग को स्टडी करना है तो कैंसर सेल्स के ऊपर ही स्टडी करना है, राइट? वी कैन नॉट सिमुलेशन स्टडी नहीं कर सकते, राइट? तो उसके लिए ऑब्वियसली पेशेंट्स के सेल्स रिक्वायर्ड है, जो कैंसर पेशेंट्स रहेंगे, एंड नॉर्मल सेल्स भी रिक्वायर्ड है, ठीक है? अभी हम लोग नॉर्मल सेल को देख सकते हैं, उसमें टेस्ट करके देख सकते हैं कि ये केमिकल की वजह से म्यूटेशंस हो रहा है क्या नहीं, एंड ट्रांसफॉर्म हो रहा है कि नहीं।
So what is meaning of transformation? Yes, ट्रांसफॉर्मेशन के दो मीनिंग है, राइट? जेनेटिक्स में ट्रांसफॉर्मेशन के दो मीनिंग है, राइट? ट्रांसफॉर्मेशन के दो मीनिंग कैसे हो गए आप बोलोगे? तो ट्रांसफॉर्मेशन हम लोगों ने बैक्टीरियल जेनेटिक्स में भी देखा था, राइट? ट्रांसफॉर्मेशन, इट वाज यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ कैंसर. जो कंपिटेंट सेल होता है वो अगर नेकेड डीएनए को अंदर ले लेता, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन. एंड इन कैंसर जेनेटिक्स नॉर्मल सेल जब भी कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन. सो फॉर सेक ऑफ इट वी आर सेइंग कि दिस इज एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है? और जो हम लोग बोलते हैं कि बैक्टीरियल जो आपका जो नेकेड डीएनए इज गोइंग इनसाइड द बैक्टीरियल और रेसिपिएंट सेल, इसको हम लोग बोल सकते हैं ट्रांसफेक्शन, ठीक है? ट्रांसफेक्शन. ओके, समझ रहे हो ऊपर से जा रहा? बता दो मुझे. यस और नो? बता दो मुझे जल्दी जल्दी. यस सर. ठीक है. सो ट्रांसफॉर्मेशन इज डिफरेंट एंड ट्रांसफेक्शन इज डिफरेंट. तो इधर हम लोग इफ वी आर स्टडिंग कैंसर जेनेटिक्स, so हम लोग नॉर्मल सेल जब भी कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाता है, इट इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन. प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है. नाउ देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल सेल्स एंड कैंसर सेल्स, ठीक है? कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, राइट? सो जैसे फॉर एग्जांपल कैंसर सेल के क्या हो गया? अनरेगुलेटेड ग्रोथ हो गया, ठीक है? अनरेगुलेटेड ग्रोथ इंपॉर्टेंट टर्म है. अनरेगुलेटेड मतलब कोई रेगुलेशन नहीं है, ठीक है? देयर इज आल्सो कॉल्ड समथिंग कॉल्ड एज कांटेक्ट इनहिबिशन, ठीक है? व्हाट इज कांटेक्ट इनहिबिशन, कोई बता सकता है? यस यस. Generally, when normal cells come contacting with each other, they get die due to contact inhibition. हाँ, तो उनका जो सेल ग्रोथ है वो रुक जाता है, डाई नहीं होता है, ठीक है? ओके, सो सेल ग्रोथ रुक जाता है. ओके, सो कांटेक्ट इनहिबिशन. तो कैंसर सेल में कांटेक्ट इनहिबिशन दिखता है या नहीं दिखता है? No. हाँ, करेक्ट. दैट्स व्हाई दे कैन फॉर्म फोकाई. ओके, फोकाई पहली बार सुना है? फोकाई, FOCA. फोकाई FOCA. आपने ये पढ़ा रहेगा TY में. फोकाई फॉर्मिंग ऐसे, फोकाई फॉर्मिंग ऐसे, फोकाई ऐसे ऐसे कुछ तो सुना रहेगा. फ्लोरेसेंट फोकाई ऐसे सुना है? यस और नो? फ्लोरेसेंट फोकाई ऐसे. No, sir. सो नहीं सुना? क्या बात कर रहे हो? TY में था, TY में था. मैंने अभी पढ़ा है TY में. सर वो ठीक है. वायरस के यस, ऑब्वियसली वायरस है. हाँ, तो वायरस जब भी कैंसर फॉर्म करता है तो फोकाई फॉर्मेशन होता है, ठीक है? फ्लोरेसेंट ठीक है, तो फोकस क्या? हाँ क्या क्या? फ्लोरेसेंट फोकस ऐसे. यस, फ्लोरेसेंट फोकस ऐसे. हाँ, करेक्ट है. सो मैंने आई थिंक वर्ड नीचे ऊपर नीचे. ओके, फ्लोरेसेंट फोकस ऐसे, ठीक है? या फ्लोरेसेंट फोकाई ऐसे, जो भी. नाउ क्यों बिकॉज वायरस इज ऑल्सो बायोलॉजिकल, मतलब सारे वायरसेस नहीं, सम वायरसेस कैन कॉज कैंसर, ठीक है? जैसे HPV का हम लोगों ने देखा था, सर्वाइकल कैंसर कॉज कर रहा था. नाउ देयर आर अदर टाइप्स ऑफ कैंसर जो अदर बायोलॉजिकल म्यूटेशंस, जैसे आपके ट्रांसपोजोन्स हो गए. दीज ऑल्सो कॉज कैंसर. कैसे कैंसर कॉज करते हैं ट्रांसपोजोन? बिकॉज जिधर से वो डिलीट हो रहे उधर डिलीशन म्यूटेशन कॉज कर रहे हैं, जिधर वो जंप कर रहे हैं, इंसर्ट हो रहे उधर एडिशन म्यूटेशन कॉज कर रहे हैं. सिंपल, ठीक है? ओके, नाउ इधर आ जाते हैं, ठीक है? ये बता दो, चेंज इन नंबर ऑफ न्यूक्लियस, इसको एक टेक्निकल टर्म है, क्या बोलते हैं इसको? चेंज इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियस.
ठीक है, नॉर्मल न्यूक्लियस कितने होते हैं हमारे बॉडी में? यस, कितने न्यूक्लियस होते हैं, कितने सेट्स ऑफ न्यूक्लियस रहते हैं? या क्रोमोसोम बता दो, कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम रहता है? 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, राइट? अगर मैं बोलूँ कि एक तो उसको डिप्लॉइड सेल्स बोला जाता है, राइट? ओके, इफ वन सेट इज रिमूव्ड तो ये मोनोप्लॉइड हो जाता है, एंड इफ देयर आर मोर देन 2 सेट्स तो इसको बोलते हैं, मोर देन 2 सेट्स हो गए तो पॉलीप्लॉइडी बोला जाता है। ओके, नाउ व्हाट इज एन्यूप्लॉइडी? एन्यूप्लॉइडी क्या हो गया? एन्यूप्लॉइडी, Change in number of chromosome. एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ओके, एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मतलब कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। इट मे बी मोनोप्लॉइडी ऑल्सो, इट मे बी पॉलीप्लॉइडी ऑल्सो। ठीक है, पॉली मतलब मैनी हो सकता है। ओके, नाउ देयर इज ऑल्सो चेंज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ सेल। ये सेल के प्रॉपर्टीज चेंज हो सकते हैं, ये आपको पता है, एंड यू हैव लर्न इन TY एटलीस्ट 10 तो आपको पता ही होंगे मैंने। ठीक है, ओके, चलो इधर आ जाते हैं हम लोग। फर्स्ट इसको समझने के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा इधर। छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ओके, सो देखो इधर, ये पहले समझ लेते फिर उसके बारे में, उसके बाद में आएंगे। तो कैंसर जो रहते हैं, अगर हम लोग जेनेटिक डिफेक्ट्स देखें तो कैंसर कैन बी फ्रॉम मदर या पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, या इट कैन बी एक्वायर्ड बाय एक्सपोजर टू फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल म्यूटेशंस। ठीक है, या स्ट्रेस हो सकता है। ओके, ना कैंसर जेनेटिक्स में देख रहे हैं हम लोग डिफेक्ट्स। तो डिफेक्ट्स आइदर कैन बी इनहेरिटेड म्यूटेशंस और सोमैटिक। ठीक है, सोमैटिक इनहेरिटेड म्यूटेशंस मतलब जो जर्म लाइन सेल्स है वो उसमें भी म्यूटेशंस है। सोमैटिक में सोमैटिक म्यूटेशंस हो सकते हैं, मतलब नॉर्मल सेल्स आपके म्यूटेट हो चुके हैं। ठीक है, ऑब्वियसली जब एक्सपोजर रहेगा तो तो नॉर्मल सेल्स हमारे कैंसर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अगर हम लोग ब्रॉड रेंज देखें, एक्चुअली कैंसर को डिवाइड करें ये कैंसर स्टेट फॉर्मेशन में, तो 2 टाइप के 2 क्लास या 2 मेजर क्लास है। एक और क्लास है, उसके बारे में मैं बताता हूँ। एक तो है ऑन्कोजीन्स जो कैंसर फॉर्मेशन करते हैं, एंड ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। ये दोनों जीन्स इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ इधर आ जाते हैं हम लोग। तो each and every cell of our body consists of genes which is called as proto-oncogene। ठीक है, आप बोलोगे ये प्रोटो-ऑन्कोजीन रहता है तो मतलब क्या? ऑन्क जब भी समझा ऑन्क, ठीक है, मतलब ये कैंसर। ठीक है, ओके, कैंसर। तो कैंसर की स्टडी को हम लोग ऑन्कोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, ओके, तो ऑन्कोजीन मतलब क्या? ऑन्कोजीन क्या हो गया? आपका कैंसर जीन हो गया बेसिकली। प्रोटो ऑन्कोजीन मतलब ये अभी तक कैंसर सेल में बदला नहीं है, सिंपल। आप बोलोगे कि इसका ये कौन से जीन्स है, स्पेशल जीन्स? स्पेशल जीन्स कौन से यार? तो इसमें क्या हो रहा है आपका, आपके ईच एंड एवरी सेल में ये जीन्स प्रेजेंट है, और ये जीन्स का मेजर रोल है। क्या रोल है? मेजर रोल क्या है? These genes are used for regulation of, ध्यान से सुनो, regulation of cell division। ठीक, regulation of cell division। तो बेसिकली क्या कंट्रोल कर रहे हैं? सेल डिविजन को कंट्रोल कर रहे हैं, सेल डिविजन को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, समझ रहे? ऊपर से जा रहा, बता दो मुझे। समझा सर? यस, अदर्स प्लीज। Yes, sir. तो प्रोटो-ऑन्कोजीन्स नॉर्मली ईच एंड एवरी सेल ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, ठीक है, आपके मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ह्यूमंस को ही होता है कैंसर, नहीं, ऐसा नहीं होता। इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड इन योर पेट्स या एनिमल्स में भी ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, ओके। नाउ दीज जीन्स जो प्रोटो-ऑन्कोजीन्स में बताया गया,
तो ये नॉर्मली रेगुलेट करते हैं सेल डिविजन को, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ, नॉर्मली रेगुलेट करते हैं सेल डिविजन को। अगर इसमें म्यूटेशंस होते हैं, ठीक है, म्यूटेशंस हो गए, म्यूटेशंस हो गए, जस्ट अ सेकेंड, अरे यार, तो इसमें अगर म्यूटेशंस होते हैं, ठीक है, इसमें म्यूटेशन हो गया प्रोटोऑन्कोजीन में, तो ये अभी रेगुलेशन होगा क्या, सेल डिवीजन का नहीं होगा, ठीक है। तो म्यूटेशंस इन दिस जीन्स आर कॉजेस कैंसर, ठीक है, क्योंकि इधर रेगुलेशन हट जाता है और सेल अनलिमिटेड या इनफाइनेटली या इमॉर्टल बन जाता है, मतलब ये डिवाइड होता रहता है, ठीक है, समझ रहे। अगर इट्स प्रोटोऑन्कोजीन्स में म्यूटेशंस हो गया मतलब सेल डिवाइड होता ही रहेगा, नॉन स्टॉप डिवाइड होता रहेगा, ठीक है। ये वन क्लास ऑफ कैंसर, मतलब वन एक क्लास है। दूसरा है ट्यूमर सप्रेसर जीन, ट्यूमर सप्रेसर जीन, नाम से क्या पता चल रहा है, ये ट्यूमर्स को सप्रेस करेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें ऐसा है प्रोटोऑन्कोजीन में एक चीज बताना भूल गया, तो हमारे पास दो सेट्स रहते हैं, राइट, डीएनए के, एक मदर से मिलता है, एक फादर से मिलता है, ठीक है। इसमें क्या बोला गया कि अगर एक सेट ऑफ डीएनए इज जो प्रोटोऑन्कोजीन्स डैमेज हो जाता है, कैंसर म्यूटेट हो जाता है, इट विल लीड टू कैंसर, खाली एक ही जीन म्यूटेट होने की चाहिए तभी ये कैंसर फॉर्म कर देगा, ठीक है। एक भी जीन अगर म्यूटेटेड रहेगा कैंसर फॉर्म होगा, ठीक है। ये मतलब एक सेट अगर जीन का रहेगा, अगर वो म्यूटेट हो गया तो इट विल लीड टू कैंसर फॉर्मेशन, सिंपल। नाउ इन कंपैरिजन टू ट्यूमर सप्रेसर जीन, ठीक है, ओके, ट्यूमर सप्रेसर जीन नाम से पता चल रहा है ट्यूमर को सप्रेस कर रहा है, ऐसे जीन से, ठीक है। अच्छा, इसमें फेमस एग्जांपल है P53 का, ओके। आप बोलोगे एग्जाम फेमस क्यों है, इसको TP53 भी बोला जाता है, P53 बोला जाता है। इट इज़ वेरी वेरी फेमस P53 बिकॉज मोर देन 50% ऑफ कैंसर केसेस में ये म्यूटेटेड फॉर्म में रहता है। ध्यान से सुनो, मोर देन 50% ऑफ कैंसर केसेस में ये म्यूटेटेड फॉर्म में रहता है ना। चलो आगे चलते हैं। तो ट्यूमर सप्रेसर जीन नाम से पता चल रहा है, इट इज सप्रेसिंग ट्यूमर फॉर्मेशन, ठीक है, इट इज सप्रेसिंग ट्यूमर फॉर्मेशन, ओके। तो ये नॉर्मली केस में ट्यूमर्स को सप्रेस कर देता है, फॉर्मेशन को सप्रेस करता है, ओके। अब अगर नॉर्मली ट्यूमर को सप्रेस कर रहा है तो एबनॉर्मली मतलब म्यूटेटेड फॉर्म में क्या रहेगा, अगर जीन्स म्यूटेट हो गए तो इट विल नॉट सप्रेस ट्यूमर, ठीक है, नॉट सप्रेस ट्यूमर, ठीक है। तो ट्यूमर फॉर्मेशन होगा मतलब कैंसर फॉर्मेशन होगा, सिंपल, ठीक है। तो इधर ये केस में जैसे था, एक ओनली वन म्यूटेशन इन अ सेट ऑफ क्रोमोसोम इज रिक्वायर्ड कि वो प्रोटोऑन्कोजीन से ऑन्कोजीन बन जाए, ठीक है, प्रोटोऑन्कोजीन से ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाता है, ये याद रखो, ऑन्कोजेनिक। प्रोटोऑन्कोजीन से एक जीन भी म्यूटेट हो गया, एक सेट ऑफ जीन भी म्यूटेट ऑन्कोजीन बन जाएगा, बट ट्यूमर सप्रेसर जीन्स में ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें ऐसा है, ये इसका फेमस एग्जांपल रेटिनोब्लास्टोमा है, जब हम लोग आगे देखेंगे तो पता चलेगा। जैसे ये ट्यूमर सप्रेसर जीन है इधर, ठीक है, अगर इसमें म्यूटेशन होता है और ये बंद हो जाता है तभी भी ट्यूमर सप्रेस होगा, क्योंकि इट इज दिस जीन इज फंक्शनल इन नेचर, स्टिल फंक्शनल, ठीक है। तो ये सप्रेस करता रहेगा, जब दोनों बंद हो जाएंगे तब ट्यूमर कॉजेशन होगा, ट्यूमर फॉर्मेशन होगा, ठीक है, ओके। तो दोनों सेट ऑफ जीन जब म्यूटेट हो जाएंगे तब ट्यूमर फॉर्मेशन होगा, ठीक है। सो ऐसे कैंसर सेल जो कैंसर फॉर्मेशन है, इट इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, इट इज अ मल्टीपल स्टेप प्रोसेस, ठीक है। कोई कोई लोग बोलते हैं कि इट इज अ 7 स्टेप प्रोसेस, ठीक है, उसको मल्टीपल स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं, ओके, ठीक है। समझ आप ट्यूमर सप्रेसर जीन्स क्या होते हैं। इसका फेमस एग्जांपल है रेटिनोब्लास्टोमा, रेटिनो मतलब आई, ब्लास्टोमा मतलब आई का कैंसर, ठीक है। तो उसमें आई पॉपअप
पॉप आउट हो जाता है। पॉप आउट मतलब निकल जाता है, ठीक है। जिंदा इंसान में वो आँख निकल जाता है बाहर के। उसका पिक्चर दिखाऊंगा मैं बाद में नेक्स्ट करीबन लेक्चर में। Now, ठीक है, तो एक आई, वन आई हो सकता है या बोथ आईज हो सकता है। तो हम लोगों ने 2 मेजर क्लासेस पढ़े जीन्स के। एक तो है प्रोटोऑन्कोजीन विच इज़ नॉर्मल फंक्शन करता है, और जब वो एबनॉर्मल या म्यूटेट हो जाता है तो ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ देयर इज अदर जीन मेजर क्लास ट्यूमर सप्रेसर जीन, और ये नॉर्मली ट्यूमर को सप्रेस करता है एंड म्यूटेटेड फॉर्म में सप्रेस नहीं कर पाता, मतलब म्यूटेशन कैंसर कॉजेशन होता है। Now there is also third class of gene which is called as DNA repair system. अब आपको समझ रहा है कि किधर क्या इधर क्या गड़बड़ होने वाला। ओके, अभी ये जीन्स नॉर्मली डीएनए को रिपेयर करते हैं। ओके, नॉर्मली जीन्स को रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो अगर इसमें म्यूटेशंस हो गया तो क्या होगा, ये जीन्स को रिपेयर नहीं कर पाएंगे, इनका फंक्शन रुक जाएगा। तो क्या होगा, कैंसर फॉर्मेशन ऑब्वियसली, क्योंकि रिपेयर को फंक्शन नहीं, अगर डीएनए म्यूटेट है, रिपेयर नहीं कर पाए तो म्यूटेशंस एक्यूमुलेट होने लगेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। एंड आपका कैंसर फॉर्मेशन, ठीक है। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, ये डीएनए रिपेयर सिस्टम अगर बंद हो गया तो जैसे हम लोग ने देखा था एनिमेशन में, देयर आर ट्रिलियंस ऑफ म्यूटेशंस इवेंट, ठीक है। तो इसमें ऐसे रिपेयर सिस्टम अगर इनएक्टिवेट हो गया तो फिर पूरा वाट लगता है, बहुत जल्दी कैंसर फॉर्मेशन हो सकता है। सो होपफुली समझ रहे, यस और नो बता दो मुझे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई तो एक स्टूडेंट निकला है। ओके, नेक्स्ट है। ओके, तो इधर आ जाते हैं हम लोग सी डी केस एंड साइक्लिन, साइक्लिन एंड सी डी केस, ठीक है। ओके, साइक्लिन नाम कहाँ से आया साइक्लिन, तो ये साइकिल के जैसे लग ना, साइक्लिन साइकिल, ठीक है। तो जैसे साइकिल का पेडल ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, राइट, वैसे इनका कॉन्सेंट्रेशन होता है वो अप रहता है और फिर डाउन हो जाता है, फिर अप होता है, फिर डाउन होता है, फिर अप होता है, फिर डाउन होता है। इसको बोला गया साइक्लिन, ठीक है। इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो साइक्लिक नेचर में चलता है, अप रहता है, फिर डाउन हो जाता है, फिर अप होता है, फिर डाउन होता है, ठीक है। ओके, ये नॉर्मली देखा गया। ओके, एंड देयर इज आल्सो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस, आपको काइनेस से पता चल रहा है ये फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है, ठीक है। जब फॉस्फेट ग्रुप साइक्लिन पे ऐड होता है तो ये अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेता है, जैसे इधर दिख रहा है आपको, होपफुली इधर दिख रहा है, देखो साइक्लिन है और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस जो है इसके साथ इसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया तो ये क्लीव कर देता है अपने आप को, सेल्फ क्लीवेज, क्या बोलते हैं, सेल्फ क्लीवेज, मतलब खुद को तोड़ देता है, ठीक है। ओके, इसको समझने के लिए हम लोग को सेल साइकिल को समझने के लिए हम लोग को पहले समझना पड़ेगा सेल साइकिल होता क्या, ठीक है। तो नॉर्मली अगर आप बैक्टीरियल सेल देखोगे तो ऑब्वियसली वो भी डिवाइड होता है, उसके हम लोग ग्राफिक फॉर्मेट में शो भी करते हैं, लैग लॉग, स्टेशनरी एंड डेथ, राइट। वैसे यूकैरियोट्स में दिखता है बट यूकैरियोटिक का साइकिल इज डिफरेंट, ठीक है। अच्छा, सो इसमें हम लोग बेसिक्स में आते हैं, हम लोग होपफुली आपको पता रहेगा व्हाट इज इंटरफेस, व्हाट इज इंटरफेस। ओके, अगर नहीं समझा तो फिर हम लोग माइटोसिस, ये मेरा पीसी मेरे को जान निकाल रहा है। ओके, सो व्हाट इज इंटरफेस, व्हाट इज माइटोसिस, कोई बता सकता है?
माइटोसिस मियोसिस क्या होता है? यस यस बताओ मुझे, सो रहे हो क्या पीछे? सेल डिवीजन। और कोई अच्छा आंसर? किसने आंसर किया अभी? अनुजा। अनुजा ने। हाँ ओके। यस अस्मिता, व्हाट इज इंटरफेस, व्हाट इज माइटोसिस? और माइटोसिस कौन से सेल्स में दिखते हैं? सोमैटिक। सोमैटिक। ओके करेक्ट, ऋतुजा ने पता है। ओके यस दीपाली, इंटरफेस किधर दिखाई देता है? G1 फेज में। क्या क्या? G1 फेज। नहीं। नारायण। यस यस नारायण, व्हाट इज इंटरफेस? ओके नहीं पता है, सो रहे हैं तुम लोग पीछे। ओके पायल। ग्रोथ और रेप्लिकेशन G1 और S फेज दोनों में होता है ना इंटरफेस, फिर माइटोसिस होता है। करीबन सही है, बट नॉट फुल्ली। ओके सो ये समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इधर मैं डायग्राम आ जाता हूँ। ओके तो हमेशा याद रखो, तुमने ये पढ़ा रहेगा 11th-12th का ही बेसिक है। तो जब भी सेल डिवाइड होता है, तो ये मैं लीनियर फैशन में बता रहा हूँ अभी। तो पहला आता है जब सेल डिवाइड करना रहता है, ठीक है, सेल डिवाइड होता है। सेल डिवाइडेशन से पहले देयर आर सेल डिविजन, एज इन सेल जब डिवाइड होता है, डिवाइड एक्चुअल डिवाइड होता है, उसको माइटोसिस बोला जाता है अगर सोमैटिक सेल है। अगर दूसरे सेल से है, जैसे क्या बोलते हैं यार, रिप्रोडक्टिव सेल्स है, तो उसको मियोसिस बोलते हैं, वो केस में मियोसिस बोला जाता है। ओके ठीक है, तो इंटरफेस इज डिवाइडेड G1 S एंड G2। ठीक है, बेसिक्स बताने पड़ रहे हैं मुझे। ओके ओके तो इसको बोलते हैं इंटरफेस, इसको बोलते हैं इंटरफेस। और इसके बाद आपका आता है माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस इज वेरी शॉर्ट, माइटोसिस आ गया या मियोसिस आ गया। ओके माइटोसिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस, आपको वो पता रहेगा आपका। तो पहले हम लोग आ जाते हैं G1 S G2। व्हाट इज G1, व्हाट इज S, व्हाट इज G2? तो G1 में क्या होता है, इसको गैप बोला जाता है। तो फर्स्ट गैप, S मतलब सिंथेसिस, आप बोलोगे किसका सिंथेसिस, और G2 मतलब गैप 2, सिंपल, सेकेंड गैप। ठीक है, अब होता क्यों है ये G1 S G2 N, फिर उसके बाद माइटोसिस या मियोसिस जो भी है, M फेज बोल सकते हैं। ओके सो गैप फेज में क्या होता है, सिंपल है, ऑर्गेनिज्म जो सेल है, ऑर्गेनिज्म बोल रहा हूँ, जो सेल है इट सेंस अभी उसके पास बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं, तो इन्वायरमेंट को सेंस करता है, इसको इन्वायरमेंट को सेंस करता है। ठीक है, इन्वायरमेंट को सेंस करता है कि इफ कंडीशंस आर कंड्यूसिबल और नॉट, मतलब इन्वायरमेंट में सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होने चाहिए, टॉक्सिन्स नहीं होना चाहिए, ठीक है, एंड सब चीज़ अवेलेबल रहना चाहिए, तो इन्वायरमेंट को सेंस करता है। ठीक है, अरे यार कहाँ से आ रहा, तो मेरा कंप्यूटर जाने वाला है अभी, मतलब ऑन द वर्स्ट ऑफ डेथ। ओके इन्वायरमेंटल सेंस करता है, फिर इंटरनल सेलुलर चीज़ें भी सेंस करता है, अपने सेल के अंदर का जो सब चीज़ है, केमिकल्स है, उसको भी सेंस करता है कि वो एडिक्वेट अमाउंट में है कि नहीं। ठीक है
ठीक है। तो इंटरनल इन्वायरमेंट भी सेंस करता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी सेंस करता है, ठीक है। ओके, ठीक है। एक बार उसको लगे कि सब चीज़ अवेलेबल है इन्वायरमेंट में, सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है, एंड द सेल हैज़ एवरी मटेरियल फॉर डिविजन, ठीक है। सो ये क्या कर देता है कि ये इधर से G1 से S फेज में जाता, ठीक है, विच इज सिंथेसिस फेज। ओके, तो सिंथेसिस फेज में क्या होता है, आपके सारे के सारे केमिकल्स हो गए, सेल जैसे सेल होता है, ये नॉर्मल जैसे ऐसा सेल है, तो सिंथेसिस फेज के बाद जो सेल है, सेल का साइज डबल हो जाता है, अप्रोक्सीमेटली डबल हो जाता है। क्यों डबल होता है? क्योंकि उसमें डीएनए भी मल्टीप्लाई हो जाता है। ध्यान से सुनो, डीएनए भी मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब डीएनए के जैसे 2 सेट्स ऑफ डीएनए, तो सिंथेसिस फेज में 4 सेट्स ऑफ डीएनए मिल जाएगा, ठीक है। ओके, सारे केमिकल, सारे एंजाइम्स आपको डबल सेट में मिलेंगे, डबल द क्वांटिटी में मिलेगा, ठीक है, डबल द क्वांटिटी, ठीक है। क्योंकि क्या होना है, ये सेल्स अलग हो जाएंगे तो इक्वली दोनों सेल के पास सेम सेट रह जाएगा, मतलब दोनों के पास फिर 2-2 सेट हो जाएंगे डीएनए के, दोनों एक सेट हो जाएंगे बाकी केमिकल्स के, ठीक है। तो सिंथेसिस फेज में यही होता है। तो बेसिकली सब चीज मल्टीप्लाई होती है इंटू टू। होपफुली समझ रहे। नेक्स्ट है इधर, यस समझ रहे इधर तक, G1 समझा, S समझा, सिंथेसिस फेज, यस। सब चीज मल्टीप्लाई होती है, इवन डीएनए भी 2 सेट से 4 सेट्स में मल्टीप्लाई हो जाता है, बट अभी डिवीजन नहीं हुआ, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज डिफरेंट। ओके, समझ रहे हो? ऊपर से जा रहा, बता दो मुझे, कुछ डाउट है तो बोलो, किसी को रिपीट चाहिए तो बता दो मुझे। यस, श्रुति मादेक किधर है? श्रुति मादेक है? सर वो नहीं है। श्रुति मादेक नहीं है ना? No. ओके, ठीक है। सो T1 में क्या इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को सेंस करता है, ठीक है। इफ अवेलेबिलिटी इज देयर इट विल मूव टू एस फेज। अभी ये मूव टू क्या हो रहा है, ये कैसे होता है, ये हम लोग डिटेल में ऊपर देखेंगे, स्लाइड में देखेंगे, ठीक है। एस फेज में सिंथेसिस होता है, सब चीज डबल हो जाती है, इवन डीएनए भी 2 सेट से 4 सेट्स में जाता है, सब चीज डबल हो जाता है, ठीक है। ओके, एंड ऑब्वियसली डीएनए रेप्लिकेशंस के एंजाइम्स ज़्यादा रहते हैं, तो वो भी ज़्यादा क्वांटिटी में जनरेट होता है। नेक्स्ट है गैप 2। ओके, नाउ गैप 2 में क्या होता है कि आपका जो सिंथेसिस होने के बाद सेल वापस एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट को सेंस करता है। इफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जैसे अगर स्ट्रेस आया तो इट विल नॉट डिवाइड। ध्यान से सुनो, अगर स्ट्रेस आया एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में इट विल नॉट डिवाइड, ठीक है। तो इट विल पॉज, इधर पॉज मार देगा वो डायरेक्ट, ठीक है। तो गैप 2 में क्या हो रहा है, वापस सेल सेंस कर रहा है एनवायरनमेंट को, एक्सटर्नली इंटरनली सब सेंस कर रहा है, क्योंकि उसको बचना है, नहीं तो सेल डेथ हो रहा है तो फिर खराब हो गया सब चीज़। तो क्या होगा, इट इज सेंसिंग एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट, ठीक है। उस हिसाब से अगर एनवायरनमेंट इज कंड्यूसिव, थम्स अप है, आगे चले जाता है डायरेक्टली। एंड अगर इन्वायरमेंट में अगर कुछ भी स्ट्रेस आता है, जो भी चीज़ें, तो इट विल पॉज इन G2 फेज, सिंपल, ठीक है। नाउ इट इज सेंसिंग, ओके। नाउ एक बार G2 फेज से सेल पास कर देता है तो आ जाता है माइटोसिस में, एंड माइटोसिस या मियोसिस। माइटोसिस में कितने स्टेजेस रहते हैं, कोई बता सकता है? यस, लाइन से कोई बता सकता है व्हाट माइटोसिस में क्या क्या होता है? सर प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस। यस, एकदम करेक्ट, लाइन से पता है, ठीक है। तो अगर तुमको याद रखना है कि माइटोसिस में कैसे होता है,
तो इसको पी मैट आप याद कर सकते हो। ओके, पी मैट, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस, ठीक है। और अगर मियोसिस हो रहा है तो यही 2 सेट में आप डिवाइड कर लो। तो पहले प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, फिर उसके बाद प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या होता है, माइटोसिस होने के बाद ऑब्वियसली कैरियोकाइनेसिस होता है इधर, है ना। इट इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, राइट। ये साइटोकाइनेसिस पहले होता है, फिर कैरियोकाइनेसिस होता है। यस, समझा क्या बोल रहे हैं कि ऊपर से आया। तो पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, मतलब न्यूक्लिक एसिड का सेपरेशन होता है, ठीक है, डिवीजन होता है। फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, ठीक है। ओके, तो मैंने इतना क्यों बताया, क्योंकि जब G1 से S में जा रहा है या S से G2 में जा रहा है, G2 से M में जा रहा है, तो देयर इज समथिंग इधर, ये ब्लॉकेड का काम करता है इधर, ठीक है। दीज आर कॉल्ड एज चेक पॉइंट्स। क्या चेक पॉइंट्स? चेक पॉइंट्स क्या होते हैं? ओके, चेक पॉइंट्स ऐसे होते हैं जैसे आप अगर ओके, इफ यू वांट टू गो टू पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट आपको जाना है एज इन, तो पार्लियामेंट इज वेरी वेरी हाईली सिक्योर्ड एरिया, राइट। तो आपने कार लिया और कार से आप फैमिली के साथ गए, ठीक है। तो उधर फिर बंदोबस्त होता है, पुलिस का बंदोबस्त होता है, फर्स्ट रिंग, ओके। तो उधर चेकिंग होता है, पूरा कार का चेकिंग होता है, आपका चेकिंग होता है। अगर ऑल ओके देन फिर वो लोग डॉक्यूमेंट्स, आपके पास डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए, उसके बाद फिर रिलीज करते हैं। फिर आप अंदर सकल एक, फिर दूसरा चेक पॉइंट रहता है, उधर भी सब चेकिंग होता है। फिर तीसरा चेक पॉइंट होता है। देयर आर मल्टीपल चेक पॉइंट्स, ठीक है। आप पार्लियामेंट में डायरेक्टली अंदर नहीं जा सकता, देयर आर मल्टीपल चेक पॉइंट्स। वैसे ही इन सिमिलर फैशन देयर आर चेक पॉइंट्स। जी से एस के बीच में चेक पॉइंट्स रहते हैं, एस के बीच में एस एंड G2 के बीच में चेक पॉइंट्स रहते हैं, G2 से M के बीच में चेक पॉइंट्स रहते हैं, ठीक है। ओके, सो मेजर चेक पॉइंट्स कौन से हैं? मेजर चेक पॉइंट्स ये इधर आता है, ठीक है, सॉरी इधर किधर गया भाई? ओके, एंड सबसे लॉन्गेस्ट फेज इन सेल इज G1 फेज। इधर दिख रहा है आपको, G1 फेज सबसे बड़ा रहता है, ठीक है। S एंड G2 आर स्मॉलर एंड M फेज बहुत छोटा रहता है, ठीक है, फटाक से हो जाता है, ओके। तो अभी अगर देखोगे तो G1 से S में जाने के लिए देयर आर चेक पॉइंट्स, इधर चेक पॉइंट है, फिर इधर भी चेक पॉइंट है बट वो मेजर नहीं है। फिर G2 से M में जाने के लिए भी चेक पॉइंट है, ओके, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये चेक पॉइंट्स है क्या, कैसे? ऑब्वियसली उधर पुलिस वाले तो खड़े नहीं रहेंगे ना ईच एंड एवरी सेल में, तो उधर पुलिस वाले कौन है या उधर सिक्योरिटी में कौन है? तो इधर आते हैं G2 सॉरी साइक्लिन्स एंड CDKs, ठीक है। होपफुली एनालॉजी समझ रहा है, मैं ज़्यादा टफ या स्पीड में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ रहा है तो मुझे बोल दो, आई विल रिपीट इट। समझा अभी तक क्या क्या बोला मैंने? ठीक है, ओके, चलो आगे चलते। आगे चलते हैं इधर। तो चेक पॉइंट्स में होता है क्या अभी आपके इधर आगे? साइक्लिन ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज होता है विद रिस्पेक्ट टू साइकिल, ठीक है।
तो उसका कॉन्सेंट्रेशन साइक्लिक पैटर्न में आता है, इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, ठीक है। एंड CDKs आर अनदर मॉलिक्यूल, क्या साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस, क्या है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस, मतलब साइक्लिन को अटैच करता है, और काइनेस मतलब फॉस्फेट ग्रुप ऐड करता है, ठीक है। ओके, तो फिर जैसे फॉर एग्जांपल G12S, तो इधर क्या हो गया G1 साइक्लिन, ठीक है, G1 का साइक्लिन है, और किधर वो चेक पॉइंट में बैठा रहता है, G1 से S के बीच में चेक पॉइंट में बैठा रहता है, ओके। तो जब G1 साइक्लिन, इधर कुछ चेंजेस हुए, तो G1 साइक्लिन जब अटैच होता है, उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया, तो सेल को सिग्नल मिल गया कि एवरीथिंग इज ओके, एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट से सब चीज़ सब जगह से ओके मिल गया, इसलिए G1 साइक्लिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। एंड G1 साइक्लिन देन इट कैन अटैच टू CDK, ठीक है। CDK इज प्रेजेंट एट द सेम कॉन्सेंट्रेशन ऑल द टाइम, बट साइक्लिन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज डिक्रीज होता है। तो जब G1 फेज में रहता है एंड सेल ने सेंस कर लिया कि इन्वायरमेंट से भी सब चीज़ सही है एंड इंटरनल इन्वायरमेंट भी सही है, मतलब इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या बोल रहा हूँ, जब अगर DNA में डैमेज है कि नहीं, ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ। अगर DNA में डैमेज है तब इधर G1 फेज और पॉज हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। जब तक DNA रिपेयर नहीं होता तब तक वो G1 से S फेज में जाएगा नहीं, क्योंकि क्या होगा, अगर डैमेज DNA अगर सिंथेसिस फेज में चला गया तो क्या होगा, आपके नेक्स्ट जो प्रोजेनी इसकी बनेगी वो सब में म्यूटेशंस चले जाएंगे, सिंपल है, ठीक है। तो इंटरनल इन्वायरमेंट जब मैं बोल रहा हूँ तो मतलब DNA प्रॉपर है कि नहीं, उसमें कुछ रिपेयर करने का बाकी तो नहीं रह गया, ठीक है। इफ DNA हैज, अगर DNA डैमेज हुआ है क्या, ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, जब G1 का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया, मतलब क्या हुआ, सेल ने ग्रीन सिग्नल दे दिया कि एवरीथिंग इज ओके विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एवरीथिंग इज ओके विद इन द सेल, ठीक है। देन G1 का साइक्लिन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। देन इट विल बाइंड टू साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस, ठीक है। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस को बाइंड करेगा तो ये जो चेक पॉइंट है इजीली पास होगा, एंड जैसे चेक पॉइंट पास हुआ तो ये डिग्रेड भी हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखो, साइक्लिन डिग्रेड हो जाता है, ठीक है। तो ये साइक्लिन चलता रहता है, साइक्लिन का कॉन्सेंट्रेशन इधर इंक्रीज हुआ और जैसे ही इस फेज में है इसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो गया, एकदम डिक्रीज हो गया, इतना डिक्रीज हो गया कि अभी CD को बाइंड करने के लिए कुछ भी नहीं, ठीक है। समझा कि ऊपर से क्या, यस समझ रहे हो ऊपर से, यार बता दो मुझे। ओके, ठीक है, ठीक है। तो इधर क्या हुआ, जैसे ही सिग्नल इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मिला, एवरीथिंग इज ओके, साइक्लिन का जो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया, नाउ साइक्लिन इज अवेलेबल टू बाइंड टू CDKs, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस, एंड देन ये चेक पॉइंट पास हो जाता है। चेक पॉइंट पास हो गया मतलब सेल नाउ अंडर इन S फेज या सिंथेसिस फेज। अभी सिंथेसिस फेज में सब DNA भी रेप्लिकेट होगा, मतलब ऑब्वियसली मल्टीप्लाई होगा, सारे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो डबल हो जाएंगे, ठीक है। ओके नाउ, ठीक है। तो इधर सेल क्या हो गया, हंग्री हो जाता है, हंग्री एज एन इट एब्जॉर्ब्स एवरीथिंग, मतलब जो भी न्यूट्रिएंट उसने G1 फेज में एब्जॉर्ब करके रखा था वो सब न्यूट्रिएंट्स इधर यूटिलाइज करेगा फॉर प्रोड्यूसिंग DNA, फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोटीन्स, ठीक है। जितने भी एंजाइम्स रहेंगे सब चीज़ बना के, ओके, ठीक है। वैसे S से G2 फेज में भी चेक पॉइंट रहता है, बट उसके बारे में ज़्यादा ये मेजर चेक पॉइंट नहीं है, बट फिर G2 से M इज ऑल्सो मेजर चेक पॉइंट, ठीक है। G2 से M इज ऑल्सो मेजर चेक पॉइंट। तो इसमें क्या होता है, वहाँ पे सेल सेंस करता है कि जो DNA बना है वो सही बना है कि नहीं, ठीक है, उसमें कोई रिपेयर करने का बाकी तो नहीं रह गया, ठीक है। इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ म्यूटेशन इट हैज टू बी रिपेयर्ड,
Then it also sends external environment if external environment is still conducive for division, cell division. ठीक है, अगर सेल environment is not conducive, it will pause. Simple. और अगर डीएनए में कोई डैमेज आता है, रिपेयर करने के मतलब रेप्लिकेट करने के बाद अगर कोई डैमेज डीएनए डिटेक्ट होता है, तो इट विल रिपेयर फर्स्ट दैट डीएनए, देन इट विल प्रोसीड, और एल्स इट विल नॉट प्रोसीड एट ऑल. सिंपल. ठीक है. When everything is okay, then cell produces G2 cyclin in higher concentration. ठीक है. अब G2 cyclin higher concentration में हो गया तो फिर ये क्या हो जाता है, it will bind to CDK again. ठीक है. This checkpoint is passed, G2 से M में चला जाता है, माइटोसिस में चला जाता है, एंड माइटोसिस में PMAT होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज. ठीक है. उसके बाद ही फिर ये ऑब्वियसली फिर साइक्लिन डिग्रेड हो जाता है. ठीक है. एंड फिर M से M कंप्लीट होने के बाद, सेल डिविजन कंप्लीट होने के बाद नॉर्मली वापस G1 फेज में चला जाता है. ठीक है. तो दिस साइकिल्स रिपीट कंटिन्यूसली रिपीट होता रहता है, जब तक सेल डिवीजन होता है तब तक रिपीट होगा. एंड इट इज स्टैंडर्ड. इट इज कंट्रोल्ड इन दिस वे. इट इज कंट्रोल्ड. साइक्लिन क्या होता है, साइक्लिन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ. राइट. ओके. सो ये नॉर्मल सेल में ऐसा दिखता है. ओके. अभी सोचो आपका साइक्लिन मॉलिक्यूल है. ठीक है. जैसे मैंने बताया, इधर हायर कॉन्सेंट्रेशन में बना, ऑब्वियसली फिर उसके बाद डिग्रेड हो गया. ठीक है. फिर तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन लो हो गया. अभी मैं कर क्या सकता हूँ, जो सेल है, इट प्रोड्यूसेस हायर अमाउंट ऑफ साइक्लिन ऑल द टाइम. ठीक है. वापस सुनो, सेल इज प्रोड्यूसिंग साइक्लिन ऑल द टाइम. ठीक है. उससे क्या होगा, चेक पॉइंट्स फटाफट पास ऑन होंगे. ठीक है. एंड डीएनए में अगर रिपेयर करना बाकी भी रह गया रहेगा तो वैसे ही का वैसे ही रेप्लिकेट हो जाता है. ठीक है. इट डजंट वेट फॉर डीएनए टू बी रिपेयर्ड. ओके. साइक्लिन का कॉन्सेंट्रेशन अगर हैवी हाई रहेगा, सो इट विल डिवाइड कंटिन्यूसली. ठीक है. सो ये होते हैं कैंसर सेल्स जो कि साइक्लिन हायर कॉन्सेंट्रेशन में जनरेट करता है. देयरफॉर चेक पॉइंट्स पास ऑन हो जाता है, या इट कैन बी सेड कि इट बाईपासेस चेक पॉइंट्स. ठीक है. ओके. समझा कि ऊपर से क्या. तो नॉर्मल सेल में रेगुलेट होता है, एबनॉर्मल या कैंसर सेल में इट इज अनरेगुलेटेड फॉर्म. साइक्लिन इज प्रोड्यूस्ड एट एवरी टाइम एट हायर लेवल. समझा ये. अच्छा क्या समझा कि नहीं समझा. यस सर. ठीक. किसी को सर नहीं समझा तो पूछ लो अभी. यस. सो पूरा फंडा यही है. साइक्लिन इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है. विद इन नॉर्मल सेल साइक्लिन इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होता है कॉन्सेंट्रेशन, फिर इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होता है. क्या है, साइक्लिक इन नेचर है. कॉन्सेंट्रेशन इज साइक्लिक इन नेचर. बट अगर कैंसर सेल में देखोगे तो कैंसर सेल में वो हाई ही रहेगा. ठीक है. अगर मैं इसका एक ग्राफ बना देता हूँ. ठीक है. तो साइक्लिन का कॉन्सेंट्रेशन है, साइक्लिन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होता है, फिर इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होता है, फिर इंक्रीज होता है. ठीक है. और कैंसर सेल में क्या होता है, इंक्रीज होता है सीधा. ठीक है. डिक्रीज ही नहीं होगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन में बन रहा है. ठीक है. तो ऑब्वियसली इधर सेल रेप्लिकेट होता जाएगा, अनरेगुलेटेड रेप्लिकेशन. सिंपल है. तो क्योंकि G1 से S में जा रहा है. ठीक है. G1 से S में जा रहा है तो इसको स्टार्ट पॉइंट भी बोलते हैं. ठीक है. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल साइक्लिंग चेक पॉइंट्स.
इसको स्टार्ट पॉइंट होता है। आगे चलते हैं। Cell receives both external and internal signals at this checkpoint to determine when it is appropriate to move into S phase. ठीक है, सेल रिसीव करता है एक्सटर्नल सिग्नल भी, इंटरनल सिग्नल भी। ठीक है, ओके, तभी वो एस फेज में जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। सिंपल है। इधर ये रेगुलेशन के लिए डी टाइप साइक्लिन्स आते हैं। ठीक है, इन कॉन्जुगेशन विद साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस, इधर 4 दिया हुआ, सी डी के 4 दिया। साइक्लिन डी एंड सी डी के 4 कॉम्प्लेक्स बनते हैं। ठीक है, और अगर सेल अगर सेल ने सी डी के साइक्लिन हायर कॉन्सेंट्रेशन में बनाया एंड सी डी के 4 के साथ वो कॉम्प्लेक्स करता है, तो इट मीन्स सेल हैज कमिटेड फॉर अनदर राउंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब और रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक, अभी जैसे इनिबिटरी कुछ प्रोटीन्स होते हैं, इनिबिटरी प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, विद द कैपेबिलिटी ऑफ सेंसिंग प्रॉब्लम्स इन लेट G1। ठीक है, इनिबिटरी प्रोटीन्स होते हैं सच एज लो लेवल, तो ये कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो सेंस बेसिकली सेंस करते हैं। ठीक है, तो क्या क्या सेंस करते हैं? लो लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट सेंस कर लेते हैं, न्यूट्रिएंट कमी है तो वो सेंस कर लेंगे। डीएनए डैमेज हुआ तो वो भी सेंस हो जाएगा। ये क्या कर देते हैं, ये इसको पॉज कर देते हैं, ब्रेक मार देते हैं सीधे। तो इधर इनका जो साइक्लिन एंड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाता। ठीक, जिसकी वजह से सेल एस फेज में नहीं जाता। सिंपल है। ओके, ठीक है। इन एब्सेंस ऑफ सच प्रॉब्लम्स, अगर प्रॉब्लम नहीं है, सेल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना डीएनए डैमेज नहीं हुआ है, ठीक है, एंड न्यूट्रिएंट्स भी अवेलेबल है, अच्छे खासा अवेलेबल है, देन सी जो साइक्लिन एंड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस का सीडीके का कॉम्प्लेक्स बनता है और इसके वजह से सेल साइकिल हो जाता है, मतलब सेल पासेस थ्रू G1 फेज टू इनटू एस फेज में चला जाता है। ठीक है, देयर बाय इनिशिएटिंग डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन इनिशिएट हो जाता है। ठीक है, अभी जो इन ट्यूमर सेल्स चेक पॉइंट्स आर डीरेगुलेटेड। अभी आपको समझ गया कि ये इधर क्या होता है, साइक्लिन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा रहता है, तो ये सब पूरा का पूरा डीरेगुलेटेड रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, डीरेगुलेशन कैसे होता है, जैसे आपका सी के कॉम्प्लेक्स का म्यूटेशंस हो गया या साइक्लिन का म्यूटेशंस हो गया। ठीक है, इसके वजह से क्या होगा, और ये मशीनरी का मेजर रोल क्या है कि इसका कॉन्सेंट्रेशन, साइक्लिन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज डिक्रीज होगा, उसमें ही म्यूटेशंस हो गए तो क्या होगा कि साइक्लिन का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा हमेशा हाई रहेगा। ठीक है, एट एवरी स्टेज। ओके, सो ऑब्वियसली अनरेगुलेटेड रेप्लिकेशन होगा। ठीक है, genes encoding cyclins or CDK may be mutated, or the genes encoding protein that respond to specific cyclin dependent kinase complex, ठीक है, or that regulate the abundance of this kinase complex may be mutated। ठीक है, तो जो कितना कॉम्प्लेक्स कितना होना चाहिए, अबंडेंस कितना होना चाहिए, उसके लिए भी कोई रेगुलेशन रहता है, तो वो रेगुलेशन भी अगर म्यूटेट हो जाएगा तो फिर ज़्यादा अमाउंट ऑफ साइक्लिन एंड साइक्लिन डिपेंडेंट कॉम्प्लेक्सेस जनरेट होंगे। ठीक है, ओके, तो ऐसा नहीं है कि खाली मतलब ऐसे एक्सपोजर टू सम काइंड ऑफ म्यूटेशंस की वजह से ही कैंसर होता है। ऑब्वियसली देयर आर समथिंग कॉल्ड एज जेनेटिक डिफेक्ट व्हिच इज पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, इसमें भी हो सकता है, सॉरी सो जेनेटिक डिफेक्ट्स मतलब जैसे फादर से, मतलब पेरेंट से सन में है या पेरेंट से डॉटर में है, तो अगर उनमें भी डीरेगुलेटेड सेल साइकिल है तो ऑब्वियसली डॉटर सेल्स में भी डीरेगुलेटेड सेल साइकिल रहेगा एंड इट विल लीड टू कैंसर फॉर्मेशन। तो ऑब्वियसली जेनेटिक डिफेक्ट एज इन मतलब पेरेंट्स में म्यूटेशंस हो सकते हैं, मतलब फैमिली में किसी को म्यूटेशंस हुआ तो उनमें भी म्यूटेशंस होंगे, एंड ये एक्वायर्ड म्यूटेशंस हो सकते हैं, मतलब एज इन वाया फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल म्यूटेशंस। ओके, और भी चेंजेस हो सकते हैं, जैसे स्टार्ट चेक पॉइंट हो गया, वो डिसफंक्शनल हो सकता है। अगर डिसफंक्शनल हो गया तो इट विल बी
मोर प्रोन टू कैंसर, मतलब कैंसर फॉर्मेशन जल्दी होगा। ओके नाउ ओके, स्टार्ट पॉइंट का मेजर रोल क्या है कि वो एस फेज को कंट्रोल करता है, ठीक है, एस फेज में जाने से रोकता है, ठीक है। अगर नॉर्मल सेल देखेंगे तो डीएनए डैमेज होता है तो फिर एस फेज में जाता नहीं है, जी फेज में, जी1 फेज में अटका रहेगा, ठीक है। तो सेल साइकिल पॉज हो जाता है। अगर डैमेज डीएनए इधर रेप्लिकेट हो जाता तो वो सारे के सारे सेल्स, उसके जो प्रोजेनी सेल्स रहेंगे उसमें भी सेम डिफेक्टिव डीएनए पास ऑन होता रहेगा, ठीक है। तो वो इम्पोर्टेंट है, डिफेक्टिव डीएनए पास ऑन नहीं देना, नहीं होने देना, ये सेल का मेजर क्राइटेरिया रहता है। बट ऑब्वियसली अगर म्यूटेशन इवेंट हो जाता है तो फिर सेल फिर इट कैन नॉट रेगुलेट। तो जैसे इधर दिखा रखा है स्टार्ट चेक पॉइंट इज डिसफंक्शनल, तो इसमें क्या हो जाता है डायरेक्टली जी1 से एस में चला जाता है फेस में विदाउट रिपेयरिंग देयर डैमेज डीएनए, ठीक है। तो कैंसर सेल में क्या हो गया, डैमेज डीएनए ही डायरेक्टली रेप्लिकेट हो जाता है। तो ऑब्वियसली अभी आप अगर देखोगे तो कैंसर सेल इज नथिंग बट अ एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूटेशन, कैंसर इज एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूटेशन, मल्टीपल स्टेप्स है। ऐसे ही म्यूटेशंस एक्यूमुलेट होते हैं क्योंकि उसको रिपेयर ही नहीं किया आपने, मतलब सेल ने रिपेयर नहीं किया, ऑब्वियसली तो क्या होगा, म्यूटेशंस एक्यूमुलेट होना चालू होगा, सिंपल। ओवर अ सीरीज ऑफ सेल साइकिल्स, mutation that results from replication of unrepaired DNA may accumulate and cause further deregulation of cell cycle, ठीक है। तो ऐसे डीएनए म्यूटेशंस accumulate होते रहेंगे and it will lead to deregulation of cell cycle, ठीक है, रेगुलेट नहीं होगा। ओके, अ क्लोन ऑफ सेल मतलब बहुत सारे सेल्स जिसमें आपका जो स्टार्ट फंक्शन है वो डिसफंक्शनल रहेगा, स्टार्ट का जो चेक पॉइंट है वो डिसफंक्शनल रहेगा, इट विल लीड टू एग्रेसिव कैंसर फॉर्म होगा, ठीक है, कैंसरस हो जाएगा। तो आपका जो जी1 से एस फेज में जो जा रहा है चेक पॉइंट, अगर वो अनरेगुलेटेड रहेगा तो बहुत एग्रेसिव कैंसर कॉज होगा। ओके, एग्रेसिव कैंसर मतलब बहुत ज़बरदस्त स्पीड में रेप्लिकेट करने के लिए। ओके, ठीक है, समझ में आया इधर तक कि ऊपर से जा रहा है, बता दो मुझे। सर बस वो ऊपर से जा रहा है, हाँ, क्या क्या? अभी इसके आगे मतलब नहीं तो ऊपर से जाएगा। आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। इसके कोई रिपीट करना है तो बता दो मुझे, वापस बताओ किसी को। यस अनुजा, ठीक है। ओके, सो वापस एक बार देख लो क्या हो रहा है। नॉर्मली साइक्लिन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुआ, सीडी केस के साथ बाइंड किया, फिर वो जी1 से एस फेज में जाएगा, चेक पॉइंट है, ठीक है, पास ऑन हो गया। अभी अगर कैंसर फॉर्मेशन होना है तो इसमें क्या हो सकता है, इसके साइक्लिन के जी ऑब्वियसली प्रोटीन से ही, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस इज आल्सो प्रोटीन, ठीक है। तो इनके जो जीन्स में म्यूटेशन हो सकता है, ठीक है। चेक पॉइंट जो ये कॉम्प्लेक्स बना रहा है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स एक लिमिटेड अमाउंट में ही बनता है, ज़्यादा अमाउंट में नहीं बनता है। उनके लिमिटेड अमाउंट बनाने के लिए जो रेगुलेशन है वो भी अगर उसमें म्यूटेशन आ गया तो फिर इधर भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो कैंसर सेल में कई जगह म्यूटेशंस हो सकते हैं एंड इट विल लीड टू कैंसर फॉर्मेशन। ओके, तो इससे क्या होता है, अगर बहुत सारे सेल्स हो गए जिनके स्टार्ट चेक पॉइंट ही डिसफंक्शनल है, मतलब नॉन फंक्शनल है, तो इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ एग्रेसिव कैंसर। एग्रेसिव कैंसर मतलब मैलिग्नेंट कैंसर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, मैलिग्नेंट कैंसर की बात कर रहा हूँ। ओके, कैंसर स्टेट इज क्लोनली इनहेरिटेड, मतलब ये क्या होता है, एक कैंसर सेल से दूसरे कैंसर सेल्स फॉर्म होते हैं। ऐसा नहीं है कि कैंसर सेल से नॉर्मल सेल्स जनरेट होता है, कभी नहीं होगा, ठीक है। नॉर्मल सेल से कैंसर सेल्स जनरेट हो सकते हैं बट कैंसर सेल से वापस नॉर्मल सेल्स जनरेट नहीं होते, ठीक है।
तो इसको क्लोनरली इनहेरिटेड बोला जाता है, मतलब इट इज पास्ड फ्रॉम डॉटर सॉरी नॉर्मल सेल्स, फादर सेल टू डॉटर सेल्स, ठीक है, सिंपल। ठीक है, कैंसर सेल्स को हम लोग आराम से कल्चर कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं इन आवर लैब, ठीक है। ऑब्वियसली जब उसके अगर हम लोग कल्चर करेंगे कैंसर सेल्स को, तो उनके जो डिसेंडेंट्स रहेंगे, उनके प्रोजेनी सेल्स रहेंगे, वो भी कैंसरस रहेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। Cancerous condition is therefore transmitted from each cell to its daughter cells at the time of cell division. तो ऑब्वियसली क्योंकि डिफेक्टिव डीएनए सेम ही डीएनए डिफेक्टिव डीएनए पास ऑन हो रहा है, तो सेम चीज हो रही है, ठीक है। Therefore it is a indicate cancer has a genetic or epigenetic basis, ठीक है। इसलिए बोला जाता है जो कैंसर सेल है वो जीन्स का डिफेक्ट है, ठीक है, बेसिकली जीन्स का डिफेक्ट है या एपिजेनेटिक्स का डिफेक्ट है, जिसके बारे में हम लोग आगे सेमेस्टर बोल रहा हूँ, यूनिट 4 में देखेंगे। ओके, कुछ वायरसेस कैंसर फॉर्म कर सकते हैं, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। आज के लिए आई थिंक होने वाला है खत्म, ठीक है। जैसे राउथ सार्कोमा वायरस, ये सार्कोमा कॉज करता है। सार्कोमा इज नथिंग बट कैंसर ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है। ओके, नाउ क्यों वायरस कैसे हमारे सेल्स को इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि वायरस में भी कुछ ऐसे जीन्स है जो कि हमारे जीन से मैच करते हैं, एंड उनमें वो जीन्स म्यूटेटेड फॉर्म में। ध्यान से सुनो, हमारे पास भी सेम जीन्स है, वायरस के पास भी सेम जीन्स है, एंड वायरस में वो जीन्स म्यूटेटेड फॉर्म में, सिंपल। अगर वो इन्फेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली कैंसर फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो बेसिकली वायरस कैरीज ऑन्कोजेनिक जीन्स, ध्यान से सुनो, ऑन्कोजेनिक जीन्स, ठीक है। Okay, third, it was known that cancer can be induced by agent capable of causing mutations. Obviously, mutagens की बात हो रही है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, ओके, ठीक है। तो एजेंट्स डालोगे तो म्यूटेशंस कॉज होगा। म्यूटेजेनिक केमिकल जैसे केमिकल्स हो गए, बेंजीन हो गया, ठीक है। आयोनाइजिंग रेडिएशंस हो गए, ठीक है। याद रखो जो आपके सेल जो आपके फोन में जो रेडिएशन दैट इज इट इज अब्सॉर्बिंग, या वाईफाई हो गया या डेटा हो गया, इट इज नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन कॉजेज कैंसर, ये 100% प्रूफ हो चुका है, बट नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन कॉजेज कैंसर, ये अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है। बट इट इज ऑल्सो नॉट ये, इसको अभी तक ऐसा नहीं है कि नहीं होता ही नहीं है, होता है, याद रखो, ठीक है। सो व्हाट यू आर कैरिंग इन योर हैंड, फॉर एग्जांपल योर मोबाइल फोन और लैपटॉप विच इज अब्सॉर्बिंग वाईफाई रेडिएशन, ये भी एक टाइप का रेडिएशन हो गया, ठीक है। तो इट इज नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। इट हैज बीन शोन इन सम रिसर्चर्स दैट mobile phone also causes cancer. So basically you are carrying one of the mutagens in your pocket, okay. Now next, okay, so obviously mutagenic chemicals होते हैं, और ये सब चीज़ ट्यूमर कॉज करते हैं एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स में। एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स हमारे माउस हो गए, ठीक है, आपके हैमस्टर हो गए, ठीक है। हैमस्टर में कहीं भी हम लोगों ने मतलब एज एन चिंपैंजीज के साथ भी काम किया हुआ, ठीक है, मतलब साइंटिस्ट लोगों ने, मैंने नहीं, ओके। नाउ सर्टेन टाइप्स ऑफ कैंसर टेंड टू रन इन फैमिलीज। ऑब्वियसली ये हम लोग फैमिली में जो कैंसर है जो जेनेटिकली म्यूटेटेड हो गया, तो फिर वो आपके नेक्स्ट जनरेशन में भी जाएगा। इन पर्टिकुलर ससेप्टेबल टू रेटिनोब्लास्टोमा। रेटिनोब्लास्टोमा मतलब आई का कैंसर, ठीक है। अ रेयर कैंसर ऑफ आई एंड ससेप्टेबल टू सम फॉर्म ऑफ कोलोन कैंसर। कोलोन कैंसर मतलब स्टमक, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में कोलोन रहता है, अभी आपको पता होना चाहिए, सीकम कोलोन रेक्टम, तो ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में डिवाइड होता है 3 पार्ट में, डिडेनम, जेजेनम, इलियम, ठीक है, ओके। हैरिक का रोल रहता है। नाउ ये कोलोन कैंसर भी कॉज कर सकता है।
अभी जैसे मैंने आई थिंक ये पहले भी देख लिया, कैंसर जो है आपके सोमैटिक सेल्स पे इफेक्ट कर सकता है या आपके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सेल्स रहते हैं जैसे स्पर्म एंड ओवा, उनको भी, उनमें भी जेनेटिक डिफेक्ट होता है। अगर उनमें जेनेटिक डिफेक्ट हुआ तो आपके जो नेक्स्ट जनरेशन रहेगा वो सब उनमें म्यूटेशन पास ऑन होंगे। ठीक है, ठीक है। बहुत सारे डिफेक्ट मिलके ही नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में बदल जाते हैं। इट इज नॉट अ वन स्टेप प्रोसेस, ये याद रखो। ओके, एंड कैंसर हम लोगों ने 2 ब्रॉड क्लासेस हम लोगों ने देख लिख चुके हैं पहले। यस, ठीक है। सो वी आर स्टॉपिंग राइट नाउ।